हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप तो बहुत अच्छे हैं, आपकी चल रही होगी। हाँ जी, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। सीए इंटरमीडिएट अकाउंट मई 23 अटेम्प्ट के लिए मैंने टॉप 90 टू 95 क्वेश्चन है उसका पीडीएफ शेयर कर दिया है। वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उसकी कंप्लीट वीडियो जिसमें मैंने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कवर कराए कराए हैं, साथ में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का रिवीजन भी कराया है। वो वीडियो आपको मेरे इस चैनल पे मिल जाएगी। ये इंफॉर्मेशन आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है। ऐसे ही एडवांस काउंट के मई 23 अटेम्प्ट के लिए टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अराउंड 80 टू 85 है, उसका पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा इसी पे। और उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी जिसके अंदर मैंने वो सारे क्वेश्चन कवर कराए हैं और साथ के साथ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का रिवीजन भी कराया है। आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो की बात कर लेते हैं। आज मैं आप लोगों को सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 अकाउंटिंग का मॉक टेस्ट 1 कराऊंगा। सर ये कौन से अटेम्प्ट का है? ये आपका मई 23 अटेम्प्ट का है। तो मई 23 अटेम्प्ट का MTP 1 हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे। एक दो बातें मैं आपको पहले बता देता हूँ जिनका आपने ध्यान रखना। एक तो ये जो वीडियो है सर, इसमें मैं आपको क्वेश्चन और आंसर के साथ साथ कुछ कंसेप्ट का रिवीजन भी कराऊंगा, इसलिए आप कॉपी पेन लेके बैठे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप साथ साथ नोट कर लें। सर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो मैंने पहले किसी और वीडियो में कवर करा रखे होंगे, डोंट वरी, उन क्वेश्चन को भी यहीं पे कवर कराऊंगा, आपको अलग से और कोई वीडियो रेफर नहीं करनी। आई मीन टू से मैं कंप्लीट एमटीपी यहाँ पे कवर कराऊंगा। एक रिवीजन टाइप इस वीडियो को रखेंगे जिसमें क्वेश्चन तो कवर होंगे होंगे, साथ में कंसेप्ट भी रिवाइज कराऊंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दूं, इसलिए थोड़ी बोलने स्पीड ज़्यादा रहेगी। स्टार्ट कर ले? हाँ जी सर। हर क्वेश्चन से पहले मैं एक काम और करता हूँ, आपको 5 टू 10 सेकंड दे दूंगा ताकि एक बार आप आराम से क्वेश्चन पढ़ लें और उसके बाद सर मेरे साथ आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर मिलकर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 का ए पार्ट देखिए। ये क्वेश्चन आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसको मेंटेन करने के, उसको प्रिपेयर करने के दो मेथड, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ये कहता है जो भी आपका प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी से इनफ्लो आएगा या आउटफ्लो होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, उसे आप क्या करेंगे साहब, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाएंगे। हाँ, इसके अंदर वो एक्टिविटी भी आ जाएंगी जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है। इनडायरेक्ट मेथड ये कहता है कि जो भी आपका करंट ईयर का प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बेसिकली हम लोग ये मान के चलेंगे कि वो प्रॉफिट आपका एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से और साथ के साथ वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपकी कैश एक्टिविटी भी है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो या तो ऑपरेटिंग नहीं है या ऑपरेटिंग है बट कैश एक्टिविटी नहीं है, हम उसको क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। ये कहता है साहब इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम लोग एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि जो ये प्रॉफिट है करंट ईयर का, ये मेरा किससे आया है सर, ये मेरा कैश एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर एडजस्ट कर देंगे। चले जी सर, चलिए क्वेश्चन 1 का ए पार्ट देखिए, पढ़े? हाँ जी सर। एक प्यारी सी बात और, एग्जाम के अंदर जब भी आप क्वेश्चन करें ना तो प्लीज सबसे पहले आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़िए। इसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूं। जब आप पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हो ना क्वेश्चन की और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हो, तो सर जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हो ना तो आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आंसर सोच रहे होते हो। इसलिए हमेशा क्वेश्चन की पहले रिक्वायरमेंट पढ़िए। हाँ, कोई छोटा क्वेश्चन है जहाँ पे 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, वहाँ पे सर आप कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अदरवाइज स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन ये है कि आपको पहले क्या करना चाहिए, रिक्वायरमेंट पढ़नी चाहिए। मैं आपको अगर अपनी क्लास का पैटर्न बताऊँ तो क्लास के अंदर मैं पहले कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन को अलग अलग एंगल से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम लोग रिक्वायरमेंट पे पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पे मेरे को एक ही क्वेश्चन मल्टीपल चीजें सिखानी होती है, लेकिन कंसेप्ट डेवलप करना होता है। लेकिन सर एग्जाम के अंदर तो आपको क्या करना है, जितना पूछा गया उसी का आंसर लिखना है। इसलिए आप क्या करेंगे, इसलिए आप सर क्वेश्चन की पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। एक प्यारी सी बात और, सर आरटीपी का क्या रहने वाला है मैं आपको बता दूं, आरटीपी मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है। ठीक, चलिए
हाउ विल यू डिस्क्लोज फॉलोइंग आइटम वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ गगन लिमिटेड एज पर AS3 फॉर द ईयर एंडेड? सर आपने बताना कि आप इन आइटमों को कैसे डिस्क्लोज करेंगे। आइए शुरू करते हैं। 10% डिबेंचर इशूड। देखिए सर, आपने डिबेंचर इशू किए हैं तो आपकी लाइबिलिटी होगी। जी सर, तो आपका ओपनिंग बैलेंस कितने से? 110 से। क्लोजिंग बैलेंस कितने से? 77,000 से। ठीक है। डिबेंचर वर रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम एट द एंड ऑफ द ईयर। प्रीमियम वाज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर। ओके सर, ये देखिए, ये आपका 33,000 का डिबेंचर जो रिडीम हुआ है, आपने किस पे रिडीम किया? प्रीमियम पे। इसका मतलब सर डिबेंचर को रिडीम करना और उसके ऊपर प्रीमियम रिडम्पशन सर दोनों आपकी क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो 33,000 आपका प्लस 5%, 34,650 आप क्या करेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस कर देंगे। एक बात। दूसरी बात सर, अब इसके ऊपर जो प्रीमियम है आपका 1650, ये प्रीमियम आपने कहाँ चार्ज कर लिया? ये आपने P&L अकाउंट के अंदर चार्ज कर लिया। जैसे ही सर आप इसे P&L अकाउंट के अंदर चार्ज करेंगे तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे सर, इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर एड बैक कर देंगे, क्योंकि मैं क्या मान के चलता हूँ कि जो भी मेरा नेट प्रॉफिट है करंट ईयर का, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी और कैश एक्टिविटी से, इसलिए नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश हम लोग क्या करते हैं? एडजस्ट कर देते हैं। इसने मेरे प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, इसलिए मैं क्या करूँगा सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर इसको ऐड कर दूंगा। ये देखिए सर, और ये आपका रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इंक्लूडिंग प्रीमियम रिडम्पशन फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हमने माइनस कर दिया। अनपेड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। देखिए सर, आपका अनपेड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितने से है? सर ओपनिंग है 275 से और क्लोजिंग है 1175 से। अब यहाँ पे देखिए, आपका डिवेंचर कितने का? 10% का है। तो जो इंटरेस्ट लगेगा करंट ईयर का एक्यूरी बेस पे, वो 110 पे लगेगा, 77 पे। सर हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि हमने डिवेंचर को रिडीम कब किया है। यहाँ पे देखिए सर, डिवेंचर को रिडीम एट 5% प्रीमियम एट द एंड ऑफ द ईयर। आपने ईयर एंड पर रिडीम किया। इट मीन्स क्या सर, आपको डिवेंचर पे पूरे साल के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 110 के ऊपर। तो 11,000 सर आपने क्या किया होगा? डिवेंचर इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट पेबल। ठीक है सर, और ये आपके P&L अकाउंट से रूट हुआ, इसे हम क्या करेंगे सर, इसने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम कर दिया और इसे हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। ठीक, और हमने रियल में अमाउंट कितना पे किया सर? 10,100। ये सर अपनी क्या बन जाएगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश का आउटफ्लो आ जाएगा। 11,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर देंगे। ठीक, चलिए। डेटर ऑफ 36,000 वर रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर। देखिए सर, अगर आप डेटर को ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के साथ राइट ऑफ करते तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? बैड डेट अकाउंट टू डेटर। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू आपका बैड डेट। नेट एंट्री की बात करें तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू डेटर। इट मीन सर P&L अकाउंट से आपको कोई भी रूट नहीं हुआ यहाँ पे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे सर, इसकी कोई एडजस्टमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नहीं करेंगे। ठीक, 10% बॉन्ड सर इन्वेस्टमेंट है, 350 ओपनिंग है, 350 क्लोजिंग है, तो आपका सर कोई भी मूवमेंट नहीं है। ठीक है, एक्यूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सर, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस दे दिया। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस 0 है। हाँ जी, इसका मतलब सर क्या है, आपको जो इनकम मिलनी थी वो 35,000 मिलनी थी, तो 35,000 सर आपने क्या किया होगा? P&L अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया होगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आप क्या करेंगे? 35,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। एक बात। दूसरी बात सर, इसने अपना क्या किया होगा? प्रॉफिट बढ़ा दिया होगा, और हम ये मान के चलते हैं कि जो प्रॉफिट है सर अपना ऑपरेटिंग और कैश एक्टिविटी से, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसे माइनस कर दें। ठीक, अब ये देखिए, ये जो 35,000 है, ये हमें रिसीव होने थे। क्वेश्चन ने बोल दिया कि एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,500। इट मीन्स ये रिसीव नहीं हुए 10,500, तो बैलेंस रिसीव हो गया कितने से सर? 24,500 से। 24,500 हम क्या करेंगे साहब? इसे एज ए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिखा देंगे, इनफ्लो। चलिए, ये डेटर के बारे में लिख रखा है, आगे बढ़ते हैं। आइए, क्वेश्चन फर्स्ट का भी देखेंगे जल्दी से। मैं हर क्वेश्चन से पहले सर आपको टाइम दूंगा, वीडियो को पॉज करके एक बार आप कंप्लीट क्वेश्चन पढ़े, फिर मैं भी क्वेश्चन आपके साथ अच्छे से पढ़ूंगा। ठीक, डी लिमिटेड एक्वायर्ड ए मशीन ऑन 1 अप्रैल 17 4 रुपीज 20 लाख। ठीक है, द यूजफुल लाइफ इज 5 ईयर। ठीक है, द कंपनी हैड अप्लाइड ऑन 1 अप्रैल 17 फॉर ए सब्सिडी टू द ट्यून ऑफ 80% ऑफ द कॉस्ट। ओके सर, अगर हम लोग ग्रांट के लिए, सब्सिडी के लिए अप्लाई करते हैं और वो ग्रांट अगर डेप्रिसिएबल असेट से रिलेटेड होती है, तो सर वो दो टाइप के हिसाब से, मतलब देयर आर टू अल्टरनेटिव फॉर अकाउंटिंग। एक सर आपका एडिटिव अप्रोच, एक आपका डिडक्टिव अप्रोच। एडिटिव अप्रोच के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे साहब? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डेप्रिसिएबल एसेट को कॉस्ट पर दिखाएंगे, और सर ग्रांट को एज ए डेफर्ड इनकम दिखाएंगे, और उसे एमोटाइज कर देंगे सर इन द रेस ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक,
डिडक्टिव अप्रोच के तहत हम लोग क्या करेंगे साहब, जो अपनी एसेट की कॉस्ट है उसमें से क्या करेंगे, ग्रांट का अमाउंट माइनस कर देंगे और जो बैलेंस निकल के आएगा साहब उसी के ऊपर फर्दर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेकिन अगर ये अमाउंट नहीं ला जाता साहब तो उसके इसमें हम लोग क्या करेंगे, उसे नॉमिनल वैल्यू पे दिखाएंगे। ठीक, चलिए। द सैंक्शन लेटर फॉर सब्सिडी वाज रिसीव्ड इन नवंबर 20। द कंपनी फिक्स दैट अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 सो ए क्रेडिट बैलेंस एज अंडर। ये देखिए सर, 17 में सर आपने एसेट परचेज की थी, ठीक है, 20 में जाके ग्रांट मिली है तो आपका 17 18 18 19 19 20 3 साल का आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया क्योंकि एसेट की लाइफ 5 साल है। तो 20 लाख डिवाइड बाई 5 इंटू 3 12 लाख का डेप्रिसिएशन आ गया, 8 लाख ओपनिंग बैलेंस आ गया। ठीक, अब आपको 16 लाख की ग्रांट मिली, आपने क्या किया सर, इसके साथ एडजस्ट करके 8 लाख का नेगेटिव बैलेंस दिखा दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन हाउ शुड द कंपनी डील विद दिस असेट इन द अकाउंट फॉर द ईयर 2021। देखिए, अगर आपने ग्रांट को सर क्या किया है, असेट के साथ एडजस्ट किया है, इट मीन्स क्या है सर, आपने ये वाली अप्रोच फॉलो की है, डिडक्टिव अप्रोच। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग असेट को सर नॉमिनल वैल्यू पे दिखा देंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती, और जो ये 16 लाख है इसमें से 8 लाख सर इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, और बैलेंस 8 लाख सर हम ये मान के चलेंगे कि जो हमने पहले डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा था उसका कंपनसेट हो गया, तो इसे क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देंगे। ठीक, चलिए सॉल्यूशन देखिए। फ्रॉम द अबव अकाउंट इट इज इनफर्ड that the company has deducted grant from the book value of asset for accounting of government grant according out of 16 lakh। इनफर्ड का मतलब होता है सहमति बनना, ठीक है। अकॉर्डिंगली आउट ऑफ 16 लाख दैट हैज बीन रिसीव्ड 8 लाख शुड बी क्रेडिटेड टू द मशीनरी अकाउंट, ठीक है, और जो बैलेंस 8 लाख है सर हम उसे क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। ठीक, और आगे कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। आप एक लाइन और लिख सकते हैं यहाँ पे, असेट शैल बी शोन एट नॉमिनल वैल्यू, मशीनरी शैल बी शोन एट नॉमिनल वैल्यू। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट का सी। देखिए, फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरपी, और रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे होता है। अगर फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है या उससे ज्यादा है तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन सर कॉस्ट प्राइस पे होगा। अगर फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स के कॉस्ट प्राइस से कम है तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होगा आपका कॉस्ट प्राइस और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। ठीक, आपके जो फिक्स ओवरहेड होते हैं वो रिकवरी रेट के बेस पे चार्ज होता है। रिकवरी रेट कैसे निकलता है, प्रोडक्शन फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाय सर एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर। ठीक, अगर सर आपका एक्चुअल प्रोडक्शन कम है तो उस केस में आपने अमाउंट आपका जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है उसमें कम चार्ज किया तो बैलेंस अमाउंट आप क्या करेंगे सर पीएनएल अकाउंट के अंदर चार्ज कर लें। ठीक, चलिए ये मैंने आपको AS2 का कंसेप्ट बता दिया। क्वेश्चन देखिए एक बार आप, देखिए क्या लिखता है, ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स है, रॉ मटेरियल है, परचेजेस दे दी, लेबर चार्जेस आ गए, ओवरहेड फिक्स्ड है, सेल आ गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। ठीक है, यहाँ पे देखिए सर जो आपका रॉ मटेरियल है ओपनिंग कितने से है सर 1100 यूनिट, ठीक है, परचेजेस कितने की आपने 10,000 यूनिट, ठीक है, और आपका क्लोजिंग कितने से है सर 900 यूनिट, इसका मतलब 10,200 यूनिट आपकी कंज्यूम हुई है। ठीक है, तो फिनिश गुड्स की कॉस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे साहब, जो रॉ मटेरियल का कंज्यूमशन वो 10,200 यूनिट का करेंगे। अमाउंट कितने से आएगा, रॉ मटेरियल सर ओपनिंग आपका 10 के हिसाब से है और परचेज भी आपके 10 के हिसाब से है, तो कोई चक्कर नहीं, 10 के हिसाब से आपकी कॉस्ट आ जाएगी 1,02,000 सर आपकी परचेज कॉस्ट आ गई। ठीक, द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर वाज 15,000 kg ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। ओके, तो हम इसे 15,000 kg और आपका प्रोडक्शन कितना हुआ इस बार सर, क्वेश्चन में फिनिश गुड्स अपनी 1,000 है और सेल अपनी 10,000 है। एक बार चेक कर लेते हैं, फिनिश गुड्स सर अपना ओपनिंग कितने से, ये देखिए 1,000 प्लस मैन्युफैक्चर यूनिट इक्वल टू आपका क्लोजिंग और सेल 10,000 प्लस आपका 1,200, तो सर 10,200 आपका मैन्युफैक्चर हुआ यूनिट इस बार। ठीक है, इट मीन्स क्या है कि हम लोग जो प्रोडक्शन ओवरहेड है उसे एक्चुअल प्रोडक्शन दैट इज आपका 10,200 यूनिट, बिल्कुल ठीक है सर, और नॉर्मल प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन 15,000 विच एवर इज हायर, सर कौन सा हायर है सर 15,000, तो 5 पर यूनिट के हिसाब से सर ये कॉस्ट आ जाएगी। ठीक,
ड्यू टू फॉल इन द मार्केट डिमांड एंड द सेल प्राइस फॉर द फिनिश गुड्स वाज 20 per kg and replacement cost for the raw material was 9.5 per kg on the closing day. You are required to calculate the closing inventory as on that date. आइए closing inventory निकाल, सबसे पहले क्या आएगा सर, फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकालते हैं। देखिए आपका परचेज कॉस्ट आ जाएगी 1,02,000 से, बिल्कुल ठीक है। डायरेक्ट लेबर सर आपका 76,500 से। प्रोडक्शन ओवरहेड देखिए 75,000 है, 15,000 यूनिट का, तो 10,200 यूनिट का कितने से आएगा सर, 51,000 से। बैलेंस 24,000 P&L अकाउंट के अंदर चार्ज कर देंगे। क्वेश्चन ने पूछा नहीं, बट मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। सर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। सर आपका जो प्रोडक्शन यूनिट है वो 10,200 है, तो 229,500 डिवाइड बाई 10,200, ये देखिए सर 22.5 आपका कॉस्ट आई है। एनआरवी से 20 है, तो वैल्यूएशन कैसे करेंगे फिनिश गुड्स का सर, एनआरवी के हिसाब से, दैट इज 20। यूनिट कितनी बची है क्लोजिंग फिनिश गुड्स की सर, वो बची है 1200, तो 1200 इंटू 20 कितने से आएगा सर, 24,000 से, ठीक है। फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स के कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में कम है, इसलिए सर रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। कॉस्ट कितने से, 10 से। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितने से सर, सर रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्वेश्चन ने दी है अपन को 9.5, तो 9.5 के हिसाब से वैल्यू कर देंगे, और रॉ मटेरियल की यूनिट है 900 इंटू 9.5, 8550, 32550 आ गया, ठीक जी सर। चलिए फर्स्ट का डी पार्ट देखेंगे। देखिए क्या लिखता क्वेश्चन, ABC Limited was making provision for non-moving inventory based on no issue for the last 12 months up to 31st March 21, ठीक है। The company want to provide during the year ended 31st March 22 based on technical evaluation. Total value of inventory 100 lakh है। Provision required based on 12 month issue 3.5. Provision required based on technical evaluation 2.5 lakh। सर एक बार ना मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूँ, ये क्वेश्चन है क्या, क्या कह रहा है ये। देखिए क्या होता है, अपने पास ना अगर कुछ ऐसी इन्वेंट्री है जो स्लो मूविंग है या नॉन मूविंग है, तो हम क्या करते हैं सर, एक पॉलिसी बना लेते हैं कि जो आइटम स्लो मूविंग है हम उसकी वैल्यू में गिरावट रिकॉर्ड करेंगे, उसकी वैल्यू में प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। वो पॉलिसी कैसे होती है, वो कंपनी टू कंपनी होती है। जैसे हमने पॉलिसी बनाई, कोई भी ऐसी आइटम जो 1 साल से 2 साल के बीच में मूवमेंट नहीं आ रही है, 5% प्रोविजन बनाएंगे। 2 से 5 ईयर है 10% बनाएंगे, 5 to 10 है 30% बनाएंगे। ये कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है, ठीक। कंपनी अभी तक ये इसी पॉलिसी के तहत काम कर रही थी, ठीक है। अब कंपनी ने क्या डिसाइड किया, कंपनी ने डिसाइड किया कि यार हम एक काम करते हैं, हम ना टेक्निकल वैल्यूएशन करा लेते हैं स्लो मूविंग आइटम का। जैसे मान लो अपने पास 100 की एक आइटम पड़ी हुई है, ठीक है। हमने टेक्निकल बंदे को बोला इसकी वैल्यू बताइए कितनी, उसने कहा 99 है 98 है, ठीक। तो अब उसके हिसाब से हमने प्रोविजन रिकॉर्ड करने का फैसला किया। तो पहले हम लोग क्या करते थे, 12 मंथ इशू के हिसाब से प्रोविजन रिकॉर्ड करते थे, जो कि 3.5 है। इट मीन्स अगर मैं पुराने प्रोविजन के हिसाब से इन्वेंट्री की वैल्यू दिखाऊंगा तो ये आएगी सर अपनी 96.5, लेकिन टेक्निकल वैल्यूएशन के हिसाब से हमने क्या किया, वैल्यूएशन के हिसाब से प्रोविजन जो है वो 2.5 है। तो अब हम इन्वेंट्री को कितने से दिखा रहे हैं, 97.5। डज दिस अमाउंट टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, नहीं दोस्त, ये अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं है, मेथड में चेंज है। प्रोविजन के मेथड में चेंज का मतलब है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। आगे देखिए, कैन द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ प्रोविजन, सर वो प्रोविजन का मेथड में बिल्कुल चेंज कर सकती है, यस, क्योंकि ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट माना जाएगा। इट मीन्स क्या सर, पहले अकाउंटिंग एस्टिमेट कुछ और था, अब आपका डिफरेंट है, तो अकाउंटिंग एस्टिमेट में इसको चेंज बोलेंगे, ठीक। अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज आता है तो सर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर उसका अमाउंट मटेरियल है तो उसका इंपैक्ट दिखाना पड़ेगा सर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, और नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग नोट्स अकाउंट में क्या डिस्क्लोजर देंगे, हम ये डिस्क्लोजर देंगे कि पहले हम लोग क्या करते थे, 12 मंथ इशू के बेस पर प्रोविजन बनाते थे, और अब हमने क्या किया, टेक्निकल इवेल्यूशन के हिसाब से प्रोविजन क्रिएट किया। अगर हम पहले की तरह प्रोविजन बनाते हैं तो उस केस में सर अपना, क्योंकि प्रोविजन का अमाउंट ज़्यादा है ना, हाँ जी, अपना प्रॉफिट और इन्वेंट्री 1 लाख से कम आती। चले जी सर, चलिए
ये एक बार इसका आंसर देख लेना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड का ए पार्ट, ये आपका इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर का क्वेश्चन है। देखिए सर, अगर हम किसी कंपनी के शेयर एक्वायर करते हैं और वो कंपनी जिस दिन हमने शेयर एक्वायर किए उससे पहले के प्रॉफिट में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो वो अपने लिए प्री एक्विजिशन डिविडेंड होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं। जिस दिन हम लोग शेयर एक्वायर करते हैं, अगर उसके बाद का प्रॉफिट बचता है तो वो अपने लिए पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड होता है, जिसको हम इनकम कंसिडर करते हैं। ठीक, एक प्यारी सी बात और सर, हम एग्जाम के लिए क्या करेंगे, अगर हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, और कोई डेट मेंशन नहीं करके कब परचेज किया था, इट मीन्स हम लोग मान के चलेंगे साहब कि इसके ऊपर जो डिविडेंड है ये हमने शेयर पहले परचेज कर रखे हैं, इसलिए इसके ऊपर डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन है, इनकम का पार्ट मान के चलेंगे। ठीक, अगर हमने सर ओपनिंग बैलेंस के बाद शेयर परचेज किए हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले, और वो डिविडेंड सर पिछले साल का है, जैसे मान लो क्वेश्चन अपना स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को, ठीक है, और डिविडेंड सर 30 सितंबर को दिया और लास्ट ईयर का दिया है, तो इस केस में सर अगर आप देखेंगे, अगर आपने 1 अप्रैल या उसके बाद शेयर परचेज किए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले, तो आपने सर उस डिविडेंड के अगेंस्ट क्या किए होंगे, पैसे पे किए होंगे, इसलिए सर वो आपका प्री एक्विजिशन डिविडेंड बन जाएगा, आप इन्वेस्टमेंट के कोर्स में से उसे एडजस्ट कर दें। ठीक, चलिए पढ़िए क्वेश्चन एक बार, फिर मिलकर क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या लिखता है, एस हैड 50,000 equity share of XYZ Limited on 1st January 22 at a book value of 25 per share। तो टू बैलेंस पीडी कितने से आएगा, 50,000 इंटू 25, सर ये आ जाएगा 12,50,000 से। ठीक जी सर, आइए आगे चलते हैं। ऑन 1st June 22 ही परचेज अनदर 10,000 शेयर ऑफ द कंपनी एट ₹20 पर शेयर। तो क्या एंट्री करेंगे सर 1 जून को, टू बैंक अकाउंट कितने से, सर 10,000 शेयर है और 20 के हिसाब से सर 2 लाख का अमाउंट आ जाएगा। आइए मैं एक बार पहले आपको इतना टिक करा देता हूँ। ये देखिए ओपनिंग बैलेंस और ये परचेज किया, इन्होंने ना डिविडेंड का कॉलम यहाँ पे नहीं बनाया, आप चाहो तो सर डिविडेंड का कॉलम भी बना सकते हैं इनकम का। ठीक, चलिए द डायरेक्टर ऑफ द XYZ लिमिटेड अनाउंस्ड द बोनस एंड राइट इशू, नो डिविडेंड वाज पेबल ऑन दीज इशू। वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सर जो डिविडेंड दिया जाएगा वो लास्ट ईयर का दिया जाएगा। ठीक है, और ये कैपिटल आउटस्टैंडिंग नहीं होगी लास्ट ईयर की क्लोजिंग डेट पे। द टर्म्स ऑफ द इशू वर एज फॉलोज, बोनस इशू 1:6 की रेशो में। देखिए सर 50,000 अपने पास ओपनिंग शेयर थे, 10,000 हमने परचेज किए, कितने शेयर हो गए 60,000, बोनस कितना मिला सर 1/6 10,000, तो 2 बोनस शेयर आ जाएगा 10,000 से। ठीक, अमाउंट 0। राइट बेसिस डेट 31 अगस्त। अब देखिए सर 31 अगस्त को अपने पास टोटल शेयर कितने हो जाएंगे, बोनस भी शेयर अपने पास आ जाएंगे, 70,000 शेयर हो गए। ठीक है, राइट बेसिस कितना दिया सर 3:7, जिसके पास 7 उसको 3 राइट शेयर दे दिए, 30,000 सर अपने पास राइट इशू आ गया। ठीक है, प्राइस कितने से 15 के हिसाब से, ड्यू डेट फॉर पेमेंट 30 सितंबर है। तो राइट शेयर के केस में सर अगर हम लोग राइट परचेज करते हैं, मतलब राइट शेयर परचेज करते हैं, तो उस केस में सर हम एंट्री किस डेट पर डालेंगे सर, जिस डेट पे हम लोग पेमेंट करेंगे। अगर हम राइट शेयर में सब्सक्राइब करते हैं तो हम एंट्री किस डेट पे डालेंगे सर, उस डेट पे डालेंगे सर जिस डेट पे हम लोगों ने पेमेंट की है। ठीक, अगर क्वेश्चन है सर डेट ऑफ पेमेंट के बारे में साइलेंट रखा है, तो हम लोग सर मान के चलेंगे कि जो लास्ट डेट है उस पर हमने पेमेंट की है, तो सर यहाँ पे 30 सितंबर को हम लोग एंट्री पास करेंगे उन शेयर के लिए जिनमें हमने सब्सक्राइब किया, और जो हमने राइट बेचे सर वो अपनी इनकम का पार्ट बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे सर अपने पास राइट शेयर का ऑप्शन कितने शेयर का आ गया 30,000 का। ठीक है, शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर दे राइट इन फुल और इन पार्ट। सर शेयर होल्डर चाहे तो क्या कर सकते हैं, अपने राइट को पूरा बेच सकते हैं, पार्ट में बेच सकते हैं। अकॉर्डिंगली एज सोल्ड 1/3 ऑफ हिज एंटाइटलमेंट इन द मार्केट फॉर कंसिडरेशन ऑफ ₹4 पर शेयर ऑन 31 अगस्त। ये देखिए सर यहाँ पर डेट मेंशन कर दी, तो 31 अगस्त को हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सर सेल ऑफ राइट इनकम, सेल ऑफ राइट इनकम टू P&L अकाउंट कितने से, सर देखिए 1/3 उसने अपने राइट बेच दिए, तो 1/3 10,000 आ गया, शेयर नहीं आई सर राइट बेचे इंटू 4, तो 40,000 P&L अकाउंट के अंदर आ जाएगा। एंड ही प्रोक्योर्ड अदर एंटाइटलमेंट बाई पेमेंट, सर बैलेंस उसने सब्सक्राइब कर लिए हैं, कितने 20,000, कितने के हिसाब से 15 के हिसाब से। अब यहाँ पे सर उसने डेट मेंशन नहीं की, तो हम लोग क्या करेंगे 30 सितंबर को एंट्री पास करते हैं। आइए
ये 16 अगस्त को आपका बोनस शेयर। ये देखिए प्लीज़ ध्यान देना, 30 सितंबर को सर राइट शेयर की एंट्री पास होगी, ठीक जी सर। और 31 अगस्त को सेल ऑफ राइट की एंट्री पास हुई, ठीक जी सर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन लिखते हैं, डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 एट द टाइम ऑफ 20% वर डिक्लेयर्ड बाई XYZ लिमिटेड। अब ये देखिए सर, हमारे पास तो ये ओपनिंग बैलेंस है, अगर ये देखेंगे सर तो अपने पास क्या है, ये ओपनिंग बैलेंस है, 1 जनवरी का बैलेंस दे रखा साहब। अब ये हमने परचेज कब किए पता नहीं, तो हम लोग मानेंगे सर बहुत पहले परचेज कर लिए थे, इसलिए इनके ऊपर जो डिविडेंड है वो अपना जाएगा सर पोस्ट एक्विजिशन में, मतलब इनकम का पार्ट। तो 20% फेस वैल्यू के हिसाब से निकलेगा, हाँ जी। एक बार ये लाइन पूरी पढ़ लेते हैं, डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 एट द रेट ऑफ 20% वर डिक्लेयर्ड बाई XYZ लिमिटेड एंड रिसीव्ड बाई एस ऑन 31 अक्टूबर 22। तो हम लोग 31 अक्टूबर 22 को एंट्री डालेंगे साहब, बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका डिविडेंड इनकम कितने से 20% है और 10 की फेस वैल्यू 2 रुपीज़, तो 1 लाख। टू सर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे सर हमने क्या किया, ये 1 जून को परचेज किए हैं, तो जिस व्यक्ति से हमने परचेज किए सर उस व्यक्ति को हमने क्या किया होगा सर, उस डेट तक के नेट एसेट के पैसे दिए होंगे। इट मीन सर इसके अंदर डिविडेंड का अमाउंट इंक्लूड है, तो 20,000 से सर क्या आएगा, टू इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। चलिए, डिविडेंड इनकम आपकी P&L अकाउंट के अंदर आ गई, बिल्कुल ठीक है। और ये सर इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम कर दी हमने। चलें जी सर, हालांकि ये बात मैंने आपको कंसेप्चुअली एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन क्वेश्चन ने खुद भी ये बात बोल दिया, अगर ये ना भी बोलता तभी हम ये ट्रीटमेंट करते। डिविडेंड अमाउंट फॉर शेयर एक्वायर्ड बाय हिम ऑन 1 जून आर टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ द परचेज। ऑन 15 नवंबर एस सोल्ड 25,000 इक्विटी शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ ₹12। तो सर हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे 15 नवंबर को, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ शेयर आपके 25,000 आ जाएंगे और अमाउंट जो आएगा 10 की फेस वैल्यू है और 12 प्रीमियम है, तो 22 के हिसाब से आ जाएगा। प्लीज एक बार चेक करें, देखिए क्या लिखता है, एस सोल्ड 25,000 इक्विटी शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 12 पर शेयर, फेस वैल्यू 10 है, प्रीमियम 12 है, तो आपका सर प्राइस हुआ 22, फेस वैल्यू 10 है जी सर, प्रीमियम 12 है जी सर, सेल प्राइस आपका 22 आ जाएगा, तो ये आपका 550 का अमाउंट आ जाएगा। चलें जी सर, अब हमें क्या करना है सर, प्रॉफिट ऑन सेल या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है। सर कैसे निकलेगा सर, एक तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। अब कॉस्ट में देखते हैं कौन सा मेथड यूज कर रखा है इन्होंने ना, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ एस इन्वेस्टमेंट अकाउंट P&L अकाउंट का एक्सट्रैक्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट आर क्लोज बाई एस ऑन 31 दिसंबर 22 एंड मार्केट प्राइस सर कितना है ₹20 पर से। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता सर हम लोग क्या करते वेटेड एवरेज कॉस्ट मान के चलते, ठीक। चलिए, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी सर, 15 नवंबर से पहले देखिए ये अपनी टोटल कॉस्ट है और ये अपने नंबर ऑफ शेयर है, और इसमें से सर 20,000 जो कॉस्ट की रिकवरी होगी है, तो नंबर ऑफ शेयर सर कितने अपने सर 90,000, ठीक है। अमाउंट कितने से है सर, अमाउंट अपना 12,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख माइनस 20,000, ठीक, डिवाइड बाई सर ये आएगा अपना 90,000 इंटू 25,000, तो 25,000 की जो कॉस्ट आई वो आई है 480,556 कर लेते हैं, ठीक है सर। तो 69,444 का अपने को प्रॉफिट ऑन सेल हो गया, ये देखिए, ठीक। अब क्लोजिंग बैलेंस कितने से आएगा सर, 65,000 से, और कॉस्ट कितने से आएगी सर, सेम प्रोसीजर है, 1250 प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख माइनस 20,000 डिवाइड बाई 90,000 इंटू 65,000, सही आ गया 12,49,444। एक तरीका और भी था, ये कॉस्ट आपकी कितने की थी 25,000 की, डिवाइड बाई 25,000 इंटू 65,000, ठीक। चलिए, तो सर ये जो आपका प्रॉफिट ऑन सेल है ये यहाँ जाएगा P&L अकाउंट के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंश्योरेंस क्लेम का। देखिए हमें इंश्योरेंस क्लेम के लिए सर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जिस दिन सर आग लगी उस दिन
वैल्यू स्टॉक निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू स्टॉक ऑन रेट ऑफ फायर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, पहला स्टेप उठाना पड़ता है जीपी रेशो। अगर क्वेश्चन में जीपी रेशो दे रखा है तो हम उसको यूज कर लेंगे, सब्जेक्ट टू एनी आपका इंक्रीज और डिक्रीज ट्रेंड। सर अगर क्वेश्चन में जीपी रेशो नहीं दे रखा है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इमीडिएटली प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और पहले जीपी रेशो कैलकुलेट करेंगे। सर जीपी रेशो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर एक्सेप्ट सेल बाकी सारी आइटम है, चाहे आपका ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, क्लोजिंग स्टॉक है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, वो कॉस्ट प्राइस पे दिखाएंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार और फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। देखिए क्या लिखते हैं, ए फायर अकर्ड इन दी premises of Messrs. Rexby and Company on 30th June 22. From the salvage accounting record, the following particulars were ascertained. सर देखिए आग कब लगी है सर, 30th जून 22 को। अपना अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है सर, ये देखिए 1 अप्रैल के हिसाब से लिख रखा है तो 1 अप्रैल 22 से, लेकिन हमें क्वेश्चन ने जो ओपनिंग स्टॉक दिया वो कब का दिया है सर, 1 अप्रैल 21 का। अगर क्वेश्चन ने आपको एक साल पहले का मतलब लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक दिया है तो कहीं ना कहीं सर वो आपको इशारा कर रहा है कि जीपी रेशो आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक, ओपनिंग स्टॉक आ गया 1 अप्रैल 21 का, स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 22 का। ठीक है, परचेज लेस रिटर्न, सेल लेस रिटर्न। ठीक है, ये सर आपको लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन दे दी है। देखते हैं कि कुछ एडजस्टमेंट तो नहीं दे रखी इनके रिगार्ड में। परचेज इज फ्रॉम 1 अप्रैल 22 टू 30 जून 22। सर हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू स्टॉक ऑन रेट ऑफ फायर निकालने के लिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। कब से कब तक का, फ्रॉम फर्स्ट ऑफ द ईयर से लेके अप टू द डेट ऑफ फायर तक का। ठीक, तो ये परचेजेस दे दी करंट ईयर की, मतलब करंट पीरियड की, फ्रॉम फर्स्ट ऑफ द ईयर से लेकर अप टू द डेट ऑफ फायर तक की। ये आपको सेल दे दी और यहाँ पे पैसे ने कुछ बोला है, परचेजेस अप टू 30 जून 22 डिड नॉट इंक्लूड 35,000 फॉर विच परचेज इनवाइस हैड नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर दो गुड्स हैव बीन रिसीव्ड इन द गोडाउन। देखिए सर इसके अंदर 35,000 की परचेज इंक्लूड नहीं है, गुड्स गोडाउन के अंदर आ चुके हैं, बट हमने क्योंकि इनवाइस नहीं आता इसलिए उसको रिकॉर्ड नहीं किया है। तो सर जब आग लगी होगी तो ये जो 35,000 का गुड्स है ये भी अपने गोडाउन में होगा, ये भी जल गया होगा, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको परचेज के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक, ये आपको सेल दे दी। इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट एट 31 मार्च 22 ₹5,000 had been written off on certain stock which was poor selling line having the cost of ₹8,000। ये देखिए ये जो आपको क्वेश्चन ने क्लोजिंग स्टॉक दिया 130 का, इसके अंदर सर एक पुअर सेलिंग स्टॉक इंक्लूड है। ठीक, आपने क्या किया, उसे 5,000 से राइट ऑफ कर दिया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके अंदर 5,000 ऐड करेंगे ताकि वो ओरिजिनल कॉस्ट पे आ जाए। ठीक, इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट एट 31 मार्च 22 ₹5,000 had been written off on certain stock which was a poor selling line having the cost of 8,000। सर इसका मतलब क्या है, अपने पास जो टोटल स्टॉक था वो 135 का था, जिसमें से अपना गुड सेलिंग स्टॉक कितने का है सर पता नहीं, लेकिन पुअर सेलिंग स्टॉक 8,000 का, तो गुड सेलिंग स्टॉक कितने से आ गया 127 से, और इस वाले अमाउंट में हमने क्या कर रखा था 5,000 राइट ऑफ कर रखे थे, जो हमने अब क्या किया ऐड बैक कर दिया। ठीक, अब इसका फर्दर ट्रीटमेंट क्या होगा, देखिए एक तो हम लोग क्या करेंगे साहब, सबसे पहले तो सर इसे ऐड बैक करेंगे, जीपी रेशो निकाल लेंगे। हाँ जी, अब ये जो 8,000 है सर ये अगले साल ओपनिंग स्टॉक में चला गया होगा, इसे अलग कर लेंगे एबनॉर्मल आइटम के नाम से। ठीक, इसमें से सर जितना स्टॉक बिक गया होगा उतना अमाउंट सर हम लोग क्या करेंगे, सेल में से माइनस कर देंगे और साथ में सर उसे एबनॉर्मल आइटम की क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, और जो भी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल है सर उसे एबनॉर्मल आइटम के कॉलम में दिखा देंगे। ठीक, अगर ये अनसोल्ड बच गया है तो सर ये आपके क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगा, कितनी वैल्यू है, जितनी वैल्यू है क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर रखा है। अगर क्वेश्चन साइलेंट सर हम लोग क्या करेंगे, इसका क्लेम भी कॉस्ट प्राइस में क्लेम कर लेंगे। ठीक, चलिए, ए पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड इन मई 22 एट ए लॉस ऑफ 1,000 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ₹7,000। वो ये कह रहा है इसमें से एक पोर्शन जिसकी कॉस्ट 7,000 थी 1,000 के लॉस पे उसको सेल कर दिया, तो 6,000 पे सेल कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे साहब, नेक्स्ट ईयर में, मतलब इन द ईयर ऑफ द फायर, बल्कि मैं बोलूँगा करंट ईयर में, क्योंकि प्रीवियस ईयर की जीपी रेशो निकाल लेंगे। हाँ जी, करंट ईयर में हम लोग क्या करेंगे, सेल में से 6,000 माइनस कर देंगे। ठीक,
और 1000 का सर लॉस बुक कर लेंगे, और एबनॉर्मल आइटम सर अपनी 7000 से कम हो जाएगी, और 1000 का अपने पास क्या आ जाएगा सर, एबनॉर्मल आइटम का भी स्टॉक आ जाएगा। ठीक, द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक वाज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। ओके, ये सर जो 1000 का अपने पास स्टॉक बच गया ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लेम करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट पे। क्यों? क्योंकि इसकी जो वर्थ है आज ओरिजिनल कॉस्ट के बराबर है। ठीक, सब्जेक्ट टू दैट एक्सेप्शन, जीपी हैड रिमेन्ड एट ए यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट द ईयर, द वैल्यू ऑफ द सर्विस स्टॉक 10,000, और सर जो इंश्योरेंस करा रखा है वो 1 लाख का करा रखा है, सब्जेक्ट टू एवरेज क्लोज। ठीक, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉस्ट टू द इंश्योरेंस कंपनी। आइए शुरू करते हैं। पहला स्टेप क्या रहेगा, कैलकुलेट जीपी रेशो। ओपनिंग स्टॉक 120 से, क्लोजिंग स्टॉक 135 से, आपका परचेजेस 525 से, और सेल आपका 6 लाख से। ओपनिंग स्टॉक 120 से, परचेजेस 525 से, सेल 6 लाख से, क्लोजिंग स्टॉक 135 से, तो आपका जीपी 90,000 आ गया। ठीक, जीपी रेशो की बात करें तो सर आपकी जीपी रेशो जो है वो 15% आ गई। क्वेश्चन में कोई ट्रेंड हमें नहीं दे रखा। ठीक, अगले साल क्या करेंगे सर, ओपनिंग स्टॉक जो है उसमें 8000 अलग से उठा लेंगे एबनॉर्मल आइटम के नाम से। ये देखिए, ये 127 आ गया और 135, और सर सेल टोटल कितनी है 166, जिसमें 6000 एबनॉर्मल आइटम की सेल घटा देंगे, बाकी 160 आ गया। ठीक, और क्योंकि जो आइटम हमने एबनॉर्मल आइटम वाली बेची है सर उस पर 1000 का लॉस हुआ है, तो सर यहाँ पे लॉस आ जाएगा। चले, और 1000 सर आपका एबनॉर्मल आइटम का क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ये बात होगी खत्म। आगे बढ़ते हैं। परचेजेज अगर आप देखेंगे तो सर 97,000 की परचेजेज है, जिसमें 35,000 की परचेजेज इंक्लूड नहीं है, तो 1,32,000 से परचेजेज आ जाएगी। 160 की सर अपनी सेल बचेगी नॉर्मल आइटम की, इसका 15% अपना जीपी रेशो 24,000 आ गया। सर यहाँ पे ये आपका क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ गया। ठीक, 123 नॉर्मल और 1000 सर क्या है एबनॉर्मल। ठीक, 123 प्लस 1000 124। ठीक जी सर। अच्छा, सैलरीज वैल्यू कितने से सर 10,000 से, कितना आ गया 1,14,000। एवरेज क्लोज लगाते हैं, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। सर 91935। चलें जी सर, चलिए क्वेश्चन थर्ड का ए देखेंगे। देखिए क्या लिखता है, ऑन 31 मार्च 22 चेन्नई ब्रांच सबमिट द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस टू इट्स हेड ऑफिस एट लखनऊ। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, सैलरी, रेंट, एडवर्टीजिंग। सर अगर डेप्रीसिएशन आपके ट्रायल बैलेंस में आ जाता है और उसका डेबिट बैलेंस है, इट मीन्स क्या है कि वो करंट ईयर का डेप्रीसिएशन है। ठीक है जी सर, अगर क्रेडिट बैलेंस है इट मीन्स क्या है एक्यूमुलेट डेप्रीसिएशन है, और जनरली सर वो ओपनिंग बैलेंस होता है। हाँ, अगर मान लो आपका डेप्रीसिएशन डेबिट में आ जाए और एक्यूमुलेट डेप्रीसिएशन सर आपका क्रेडिट में आ जाए, इट मीन्स फिर क्या है कि आपने करंट का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया है और उसको एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन के अंदर भी ऐड कर लिया। ठीक, तो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन सर फिर आपका वो क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। सैलरी, रेंट, एडवर्टीजिंग, टेलीफोन, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, सैलरी ऑफिस एक्सपेंसेस, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आ गया। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, डेटर, कैश एट बैंक एंड इन हैंड, कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड सर आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ध्यान रखना। ठीक, क्रेडिट बैलेंस आ गया साहब आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस है, सेल है, हेड ऑफिस अकाउंट है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, स्टॉक ऑन 31 मार्च 22 वाज वैल्यूड एट 62 लाख, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया। ठीक है, ऑन 29 मार्च 22 द हेड ऑफिस डिस्पैच गुड्स कॉस्टिंग 10 लाख टू इट्स ब्रांच। सर हेड ऑफिस ने क्या किया, 29 मार्च को 10 लाख के गुड्स ब्रांच को भेजे। ब्रांच डिड नॉट रिसीव दीज गुड्स बिफोर 1 अप्रैल, हैंस द फिगर ऑफ द गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द हेड ऑफिस डज नॉट इंक्लूड दीज गुड्स। तो ब्रांच की एंट्री पास करेगी, यहाँ पे ब्रांच एंट्री पास करेगी गुड इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। ठीक, कितने से 10 लाख से। ऑल्सो द हेड ऑफिस हैज चार्ज द ब्रांच ₹1 लाख फॉर सेंट्रलाइज्ड
सर्विस फॉर विच द ब्रांच हैज नॉट पास द एंट्री। एक्चुअली हेड ऑफिस क्या करता है, कुछ कॉमन खर्चे करता है, ठीक है, और उसके बाद सर उन खर्चों को एलोकेट कर देता है। तो इस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए सर हेड ऑफिस ने 1 लाख का खर्चा एलोकेट किया, तो यहाँ पे ब्रांच की एंट्री डालेगी सर एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, ठीक। यू आर रिक्वायर्ड टू, क्योंकि ये एंट्री अभी तक इन्होंने पास नहीं की थी ब्रांच ने, ठीक। पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द ब्रांच टू मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट। तो सर ये 2 एंट्री आ जाएंगी, एक आपका आएगा गुड इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस और एक एक्सपेंसिस टू हेड ऑफिस, ठीक। चलिए, ये जो आपका एक्सपेंसिस है ये आपका सर ब्रांच के P&L अकाउंट के अंदर आ जाएगा, और हेड ऑफिस का बैलेंस हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ऐसे सर ये जो गुड इन ट्रांजिट है ये आपका बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा, और हेड ऑफिस का बैलेंस हम बढ़ा देंगे, ठीक। क्या गुड इन ट्रांजिट आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा? आंसर इज यस और नो। मतलब सर 2 अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव 1, आप चाहो तो सर इसको परचेज में ऐड करके गुड इन ट्रांजिट दिखा दो, या फिर आप ट्रेडिंग अकाउंट से इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे वो लिखते साहब आपने फाइनल अकाउंट बनाना है। आइए शुरू करते हैं फाइनल अकाउंट। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट आपका बैलेंस शीट में आएगा। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर सर आपका P&L अकाउंट के अंदर आएगा। साथ साथ मैं टिक करा देता हूँ, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, और ये डेप्रीसिएशन आ गया 2 से, ठीक। सर सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजिंग, टेलीफोन, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सर आपके सारे सारे किसमें आ जाएंगे, P&L अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। और हेड ऑफिस का जो 1 लाख का खर्चा वो भी आपका P&L अकाउंट के अंदर आ जाएगा। सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजिंग, टेलीफोन, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक। चलिए, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट में। हम लोग एक काम करते हैं, गुड इन ट्रांजिट को ट्रेडिंग अकाउंट में अगर दिखाना है तो फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे, और सर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में गुड इन ट्रांजिट के नाम से दिखा देंगे, इग्नोर कर देते हैं, ठीक। चलिए, डेटर कैसेट बैंक सर ये आपका दोनों आ जाएगा बैलेंस शीट के सेट साइड में। कैरीज इनवर्सर ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। एक बात और, गुड्स रिटर्न टू जो हेड ऑफिस है सर हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ एडजस्ट कर लेंगे। आइए, ओपनिंग स्टॉक, कैरीज इनवर्ड, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, नेट ऑफ रिटर्न आपका सर गुड इन ट्रांजिट, ठीक है, डेटर कैसेट बैंक, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में आ जाएगा, स्टील ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। हेड ऑफिस का अकाउंट का जो बैलेंस सर 80 + 10 + 1, और प्लस सर जो भी ब्रांच को प्रॉफिट और लॉस होगा। क्लोजिंग स्टॉक सर आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा, और साथ साथ सर आपका बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा। ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया, ये जीपी था, ये देखिए गुड इन ट्रांजिट, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट ये जुड़ जाएंगे सब, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, और ब्रांच की बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिपार्टमेंट का। एक बात हमेशा याद रखना, जिस भी डिपार्टमेंट का हम लोग स्टॉक रिजर्व निकालते हैं वो उस स्टॉक पे निकलेगा जो उस डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और दूसरे डिपार्टमेंट के पास क्या सर वो अनसोल्ड है, ठीक। प्रॉफिट रेशो सर हमेशा सेलर डिपार्टमेंट की यूज होती है, ठीक। और प्रॉफिट रेशो किसके बेस पे होगी सर, सेल के बेस पे। पढ़िए जल्दी से। देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन, मैसर्स पी हैव 2 डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रीपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड जर्नल P&L अकाउंट, ठीक है। सर ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेजेज आ गया, कैरीज इनवर्ड आ गया, वेजेज आ गया, सेल्स आ गई। परचेज गुड्स ट्रांसफर, सर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक प्यारा सा डायग्राम बनाते हैं। ये है डिपार्टमेंट एक्स, ये है डिपार्टमेंट वाई, ठीक। परचेज गुड्स ट्रांसफर बाय डिपार्टमेंट वाई टू एक्स, सर वाई ने एक्स को परचेज गुड्स ट्रांसफर कर दिए हैं, कितने अमाउंट के, 2,25,000 के। आगे एक्स ने वाई को ट्रांसफर किए 1,26,000 के। फिनिश गुड्स ट्रांसफर, वाई ने एक्स को कितने से, 675 से।
और x ने y को 612,500 से। आगे हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उससे पहले एक छोटी सी बात डिस्कस कर लेता हूँ। ये देखिए, ये जो आपका 225 है, ये डिपार्टमेंट वाई के लिए सेल है, एक्स के लिए परचेज है। 126 सर क्या है, एक्स के लिए क्या है, सेल है, और वाई के लिए क्या सर, ये परचेज है। ठीक जी सर। आगे देखिए, अगर मैं फिनिश गुड्स की बात करूं तो वाई के लिए सर क्या है, जो 675 है ये सेल है, और एक्स के लिए सर क्या है, ये परचेज है। 612,500 की बात करें तो एक्स के लिए सर क्या है, सेल है, और वाई के लिए सर क्या है, ये परचेज है। ठीक। रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स, वाई ने एक्स को 157,500 के गुड्स वापस कर दिए। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि ये जो 157,500 है, ये कहां से माइनस होगा। कई बच्चे पता क्या करते हैं, 675 से माइनस कर देते हैं। जब उनसे पूछते हैं ऐसा क्यों, कह रहे सर वाई ने एक्स को वापस कर दिए। बेटा मेरी बात सुनना ध्यान से ना, वाई अगर एक्स को गुड्स वापस करेगा तो कौन से गुड्स वापस करेगा, जो एक्स से उसको मिले हैं। और एक्स से कितने मिले सर, 612,500, तो इसमें से माइनस कर देंगे 157,500। ये अमाउंट आ गया आपका 4,55,000 से। ठीक, चलिए। और यहां लिखता है एक्स ने वाई को वापस कर दिया कितने के, 144 के। ये अमाउंट आ जाएगा सर आपका 531 से। आगे देखिए, परचेज गुड्स और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक दे दिया। परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड म्यूचुअली एट द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट। एक बार मैं आपको पूरे क्वेश्चन स्ट्रक्चर बताता हूँ। देखिए क्या है, दो डिपार्टमेंट है, एक है डिपार्टमेंट एक्स, एक है डिपार्टमेंट वाई। सर ये दोनों डिपार्टमेंट क्या करते हैं, बाहर से माल परचेज करते हैं और प्रोसेस करके फिनिश गुड्स भी बनाते हैं। और इतना ही नहीं, डिपार्टमेंट एक्स वाई को जो उसने बाहर से परचेज किया वो भी ट्रांसफर करता है, और अपना बना हुआ गुड्स भी ट्रांसफर करता है। ऐसे ही सर वाई एक्स को जो बाहर से गुड्स परचेज किए वो भी ट्रांसफर करता है, और जो अपने बनाए हैं वो भी ट्रांसफर करता है। ठीक। लेकिन जो परचेज गुड्स ट्रांसफर होते हैं सर, वो कंपनी की कोस्ट पे ट्रांसफर होते हैं। देखिए स्टॉक रिजर्व का कंसेप्ट कब आता है, तब आता है जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और वो स्टॉक अनसोल्ड रह जाता है। लेकिन अगर सर गुड्स आपने ओरिजिनल कॉस्ट पे ट्रांसफर कर दिए तो सर आपने प्रॉफिट कमाया ही नहीं। अब जब प्रॉफिट कमाया ही नहीं तो देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ स्टॉक रिजर्व। ठीक, चलिए। एंड फिनिश गुड्स एट डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस। ठीक है, अब डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस का मतलब कैसा, जिस प्राइस पे डिपार्टमेंट गुड्स को मार्केट में बेचता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा साहब, यहाँ पे प्रॉफिट एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा, और उसके लिए हम क्या करेंगे, जीपी रेशो कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब जीपी रेशो कैसे कैलकुलेट होगी सर, जीपी डिवाइड बाय सेल। अब सेल के अंदर क्या क्या आएगा, देखिए सर सेल के अंदर आपका जो बाहर सेल किया आपने वो भी आ जाएगा, और जो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर किया वो भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सर इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर में अगर आप परचेज गुड्स ट्रांसफर करते हैं तो वो किस पे ट्रांसफर करते हैं सर, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस पे ट्रांसफर करते हैं। अगर आप उसे कॉस्ट प्राइस पे ट्रांसफर करते हैं साहब, तो क्या उसके अंदर प्रॉफिट एलिमेंट आया होगा, नहीं, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अगर आप मेरे से पूछोगे सर सेल के अंदर क्या आएगा, तो मैं बता देता हूँ। सेल के अंदर सर जो डिपार्टमेंट ने गुड्स बाहर बेचे वो आएगा, और जो दूसरे डिपार्टमेंट को बेचे वो आएंगे, चाहे परचेज हो या फिनिश्ड हो। लेकिन जीपी रेशो के लिए मैं केवल फिनिश गुड्स ही कंसीडर करूंगा। क्यों, क्योंकि सर जीपी जो है वो आपके फिनिश गुड्स ट्रांसफर पे है, और आउटसाइडर सेल पे है, वो सर परचेज गुड्स के ट्रांसफर पे नहीं है। ठीक, चलिए। एंड 30% ऑफ द क्लोजिंग फिनिश स्टॉक विद ईच डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट फिनिश गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट। सर कंटेंट रेशो दे दिया कि ये जो फिनिश गुड्स है 30% फ्रॉम अनदर डिपार्टमेंट। चलें, हाँ जी सर। अच्छा एक बात और, जो परचेज गुड्स है सर, क्या इस पे स्टॉक रिजर्व निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है। शुरू कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आएगा सर, ओपनिंग स्टॉक 245 243। इसके बाद परचेजेज 1372 1341। इसके बाद कैरीज इनवर्ड और वेजेज, आपका कैरीज इनवर्ड और वेजेज। उसके बाद सर सेल 20,02,000 और 20,70,000।
उसके बाद देखिए इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। अब यहाँ पे देखिए सर, डिपार्टमेंट एक्स ने 126 का माल ट्रांसफर किया है और 455 का माल ट्रांसफर किया है, तो एक्स के लिए सेल आ जाएगा 126 और 445, और सॉरी 455, और ये सर वाई के लिए परचेज आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही सर अगर बात करें तो वाई ने एक्स को 225 और 531, 225 531। कई बार ना हमारा इंस्टीट्यूट पता क्या करता है, जो रिटर्न गुड्स है ना उसको अपोजिट साइड दिखा देता है। सर ये बेटर अप्रोच है नेट ट्रांसफर करने वाला, क्योंकि अगर मान लो क्वेश्चन में आपको कंटेंट रेशो निकालनी पड़ जाए ऐसा, तो जो गुड्स वापस चले गए सर वो कंटेंट रेशो का पार्ट नहीं होते। ठीक, चलिए ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया, फिनिश गुड्स आ गया और आपका परचेज गुड्स आ गया, ये आपका जीपी आ गया। अब हमें क्या करना है सर, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, जीपी रेशो कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए अगर मैं डिपार्टमेंट एक्स की बात करूं तो 4,41,000 का प्रॉफिट है। कौन सी सेल के ऊपर ये प्रॉफिट है, देखिए मैं फिर से इस बात को बोलूंगा, सेल के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये सेल भी आएगी, ये भी आएगा, ये भी आएगा। लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे सर एक बात बताइए जीपी रेशो के लिए कौन सी सेल है, तो सर जीपी रेशो के लिए आपका आउटसाइडर सेल है और फिनिश गुड्स वाली सेल है। ठीक, तो इसका टोटल आ जाएगा सर 20,02,000 प्लस 4,55,000, 24,57,000। तो जो एक्स डिपार्टमेंट की जीपी रेशो कितने से आएगी, 4,41,000 डिवाइड बाय 24,57,000। सर ये आ गई 17.95%। ठीक, चलिए अब डिपार्टमेंट एक्स का जो स्टॉक है वो किसके पास होगा साहब, जो डिपार्टमेंट वाई के पास स्टॉक है 279, इसका 30% सर आपका डिपार्टमेंट एक्स से आया है, और डिपार्टमेंट एक्स ने कितना प्रॉफिट कमाया है 17.95%। कई बार बच्चा पता है क्या गलती करता है एग्जाम के अंदर ना, वो डिपार्टमेंट एक्स के स्टॉक में ही एक्स के प्रॉफिट रेशो से मल्टीप्लाई कर देता है, जो कि गलत है, क्योंकि डिपार्टमेंट एक्स ने उस स्टॉक पे प्रॉफिट कमाया जो किसके पास है, वाई के पास। ठीक जी सर, तो ये आपका आ जाएगा 2,79,000 इंटू 30% इंटू 17.95%, 15024 डिपार्टमेंट वाई के स्टॉक में। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं वाई की प्रॉफिट रेशो की, 87 to 500, और यहाँ पे सेल में सर ये दो चीज़ें आ जाएंगी, तो 20,70,000 प्लस 5,31,000, ये अमाउंट आ गया आपका 26,01,000 से। तो हम क्या करेंगे 87 to 500 डिवाइड बाई 26,01,000, ये आपकी 33.54% आ गया जीपी रेशो। स्टॉक कितना एक्स के पास 3,57,000 इंटू आएगा सर आपका कंटेंट रेशो दैट इज 30%, इंटू आएगा प्रॉफिट रेशो दैट इज 33.54%, 35,921 वाई का स्टॉक रेशो आएगा जो कि एक्स के स्टॉक में होगा। ये देखिए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडिंग द क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट एक्स। ठीक, तो सर ये टोटल स्टॉक रेशो आ जाएगा आपका, और ये आपका सर फाइनल नेट प्रॉफिट आ गया। ये डिपार्टमेंट वाइज हमने प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है ये अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, बस हमें पता क्या करना होता है, क्वेश्चन के ऊपर कंट्रोल करना होता है। और क्वेश्चन के ऊपर कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका पता क्या है सर, आप ना पहली आइटम से लग जाओ और क्वेश्चन को स्टार्ट कर दो। एक दो बातें और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर क्वेश्चन में सर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दे रखी है तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट एज ए वर्किंग नोट बनाएंगे। सेकंड सर, क्वेश्चन में अगर आपको कैश एंड बैंक का अकाउंट नहीं दे रखा तो आप कैश एंड बैंक का अकाउंट बनाएंगे। एक प्यारी सी बात बड़े ध्यान से सुनना सर, बच्चे ना एग्जाम में गलती पता क्यों कर जाते हैं इन क्वेश्चनों में ना, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिपोर्ट में ना, वो सर कोई ना फिक्स प्रोसीजर नोट कर लेते हैं कि पहले ये अकाउंट बनेगा, फिर ये अकाउंट बनेगा, फिर ये अकाउंट बनेगा, और क्वेश्चन में सर कई बार इंफॉर्मेशन चेंज होकर आ जाती है। तो बेस्ट वे क्या है सर, जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग सर पहले ड्राफ्ट कर लीजिए, लाइक ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक, उसके बाद दो वर्किंग नोट हमेशा बनेंगे अगर क्वेश्चन में सर इंफॉर्मेशन, मतलब वो दो लेजर बना के दो वर्किंग नोट हमेशा बनेंगे अगर क्वेश्चन में सर आपको कैश एंड बैंक अकाउंट बना के नहीं दिया
और ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी। वर्किंग नोट बनेगा सर आपका 1, ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों, क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए, और वर्किंग नोट 2 बनेगा सर आपका कैश एंड बैंक, क्योंकि हमें कैश एंड बैंक में सर कोई ना कोई वो ट्रांजेक्शन कहीं बार गायब करके दे देता। ठीक, हाँ, अगर क्वेश्चन में सर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दे दे और कैश एंड बैंक का लेजर दे दे, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये 2 वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे। चले जी सर, आइए अब एग्जाम के अंदर सर इस क्वेश्चन को आपने कैसे हैंडल करना, मैं वो प्रोसीजर भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक बार क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पूरा पढ़िए, फिर हम लोग क्या करेंगे, मिलकर क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसको सोल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। Lucky does not maintain proper books of account. However, he maintains a record of his bank transaction and also is able to give following information from which you are requested to prepare his final account for the year 21-22. हमें 21-22 के उसके फाइनल अकाउंट बनाने। तो सबसे पहला मेरा स्टेप क्या रहेगा, मैं ना एक बार फॉर्मेट बनाऊंगा किसका, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट का और बैलेंस शीट का। ठीक, चलिए। डेटर, क्रेडिटर, इन्वेंट्री, बैंक बैलेंस, फिक्स्ड असेट, डिटेल ऑफ हिज बैंक ट्रांजेक्शन वर एज फॉलोज। ये उसकी बैंक ट्रांजेक्शन की डिटेल दे दी। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, एडिशनल कैपिटल ब्रोट इन, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, पेड टू क्रेडिटर, expenses paid, personal drawings, purchase of fixed asset, no cash transaction took place during the year, goods are sold at cost plus 25%. ओके, तो आपका जीपी रेशो कितने से बनेगा, लेट कोस्ट 100, जीपी 25, तो आपकी सेल 125 आ गई, जीपी रेशो सेल आ जाएगा 20%। ठीक, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे दी कितने से, 260 से। अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या क्वेश्चन है, ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है, नहीं सर, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस शीट। सेकंड, क्या क्वेश्चन है, हमें कैश एंड बैंक अकाउंट दे रखा, नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे साहब, वर्किंग नोट नंबर 2 कैश एंड बैंक अकाउंट। आप मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना, हमें इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन को ठीक करके आना है, और ठीक करके आने के लिए एक बेस्ट प्रोसीजर क्या है, हम लोग क्या करेंगे साहब, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसका फॉर्मेट बनाएंगे और चेक करेंगे, अगर फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी, आंसर इज यस, तो उस बैलेंस शीट को फॉलो कर लेंगे, रेफर कर लेंगे। ठीक, नहीं तो वर्किंग नोट नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस शीट का बन जाएगा। फिर चेक करेंगे क्या क्वेश्चन है, कैश एंड बैंक अकाउंट दे रखा है, आंसर इज यस, तो उसे फॉलो कर लेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे सर, कैश एंड बैंक अकाउंट बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे सर एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी और एक क्या बनेगा सर, आपका कैश एंड बैंक अकाउंट बनेगा। अब देखिए कैश एंड बैंक में सर ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो हम 50,000 पे टिक कर देंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट 50,000। आइए, इट मीन्स क्या है कि मैंने बैंक अकाउंट वर्किंग नोट में बनाया और टू बैलेंस पीडी में अभी कुछ लिखा नहीं है, बाई बैलेंस सर सीडी के अंदर मैंने क्या लिखा है, 50,000 का अमाउंट लिख दिया। ठीक, अब अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन हमें कैसे करना है, हमने फॉर्मेट बना लिए जी, हम पहली आइटम से लग जाएंगे और रिस्पेक्टिव आइटम का ट्रीटमेंट करते चलेंगे, अगर उसकी कोई एडजस्टमेंट दे रखी तो उसका लेजर बना लेंगे। एक बात और, क्वेश्चन में सर जब भी हम लोग आइदर स्टॉक, डेटर और क्रेडिटर, बीआर या बीपी, इसमें से किसी भी इंफॉर्मेशन पे पहले पहुंचते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे सर, ये पांचों लेजर एक साथ बनाएंगे, क्योंकि ये इंटरलिंक होता है लेजर। ठीक, हाँ, अगर क्वेश्चन में बीआर और बीपी की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो उसके इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 लेजर बनाएंगे, डेटर, क्रेडिटर और स्टॉक अकाउंट। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं साहब सबसे पहले किससे, डेटर अकाउंट से। तो क्या आएगा, टू बैलेंस पीडी कितने से, 102 500 से। आइए मैं एक काम करता हूँ, ये तीनों लेजर बनवा देता हूँ। डेटर अकाउंट बीडी कितने से, 102 500 से। जब तक हम लोग इन 3 लेजर को कंप्लीट नहीं कर लेते, डेटर, क्रेडिटर एंड स्टॉक अकाउंट, तब तक सब हम लोग क्या करेंगे, कोई और एडजस्टमेंट को नहीं देखेंगे। ठीक, क्योंकि हम इसी प्रोसीजर से चलेंगे, जो पहले आइटम आ गई, अगर मान लो पहले फिक्स रेट की डिटेल दे रखी होती तो हम उसकी बात करते हैं। क्रेडिटर अकाउंट कितने से है सर, 46,000 से क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, प्लीज ध्यान देना, क्लोजिंग बैलेंस दिया, ओपनिंग नहीं दिया। ठीक है सर, इन्वेंट्री अकाउंट, हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे इन्वेंट्री अकाउंट के बगैर भी अपना काम चल जाता है, लेकिन मैं हमेशा स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ आप इन्वेंट्री अकाउंट भी बनाइए, क्योंकि लेजर से सर आपका पूरे क्वेश्चन पे कंट्रोल आ जाएगा। हाँ, जहाँ पे क्वेश्चन है सर आपको जीपी रेशो नहीं दे रखा, तो वहाँ पे सर फिर इररेलेवेंट हो जाता है इन्वेंट्री अकाउंट, तो वहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं, बाकी अदरवाइज हर जगह आप क्या करेंगे, इन्वेंट्री अकाउंट बनाएंगे। 50,000 और आपका
62,500। आइए सबसे पहले देखिए सर, ट्रांजेक्शन में क्या दिया है, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर कितने से 340 से हम एंट्री क्या करेंगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, और बैंक के अंदर सर चलते हैं, 340 आ जाएगा डेटर से। चलिए इसको टिक कर दें। जी सर, एडिशनल कैपिटल ब्रोट इन। अब यहाँ पे बच्चे पता क्या गलती करते हैं, जैसे एडिशनल कैपिटल ब्रोट इन देखी वो इसके एडजस्टमेंट करने चले जाएंगे। नहीं दोस्त, ये गलती होती है, क्योंकि हम लोग एक प्रोसीजर के तहत चलेंगे और हमें सबसे पहले क्या करना है। ऐसा नहीं कोई मैं आपको फॉर्मेट का रट्टा करवा रहा हूं कि भाई आपने ये फॉर्मेट फॉलो करना ना, उसके तो मैं अगेंस्ट हूं। प्रोसीजर का मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की जो पहली आइटम दे रखी उससे लग जाएंगे, और जब तक उस आइटम का ट्रीटमेंट नहीं होगा सब, हम अगले आइटम पे नहीं बढ़ेंगे। ठीक, हाँ, डेटर क्रेडिटर BRBP और स्टॉक अकाउंट एक साथ बनाएंगे। ठीक, सेल ऑफ फिक्सेड अभी नहीं, पेड टू क्रेडिटर 280 से, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और बैंक में सर ये आ जाएगा 280 क्रेडिट साइड में। चलिए एक्सपेंसिस पेड यहाँ नहीं आएगा, पर्सनल ड्राइंग्स यहाँ नहीं आएगा, परचेज ऑफ फिक्सेड यहाँ नहीं आएगा, नो कैश ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर, गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने से 260 से। अब ये देखिए, अगर 260 की कॉस्ट का हमने माल बेचा है तो सेल कितनी सर, देखिए अगर कॉस्ट 100 है तो सेल 125 है, 260 अगर 100 के बराबर है तो 125 के बराबर कितने से आएगा, 3,25,000 से सेल आ जाएगी। एक तरीका और भी है, क्या सर, देखिए 20% अगर GP रेशो है तो कॉस्ट कितनी 80%, तो 260 डिवाइड बाई 80%, बात वही आ गई 325। ठीक जी सर, 325 की क्या आ गई, सेल आ गई जी। आइए अब हम क्या करेंगे साहब, इन 3 लेजर से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, अब इनको क्लोज करते हैं। पहले किसे क्लोज करें, कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है, सबसे पहले आइटम से लग जाते हैं। अगर लेजर के अंदर सर एक बैलेंस है तो हम उसे बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, अगर लेजर के अंदर 2 बैलेंस है तो हम लोग क्या करेंगे, उस लेजर को छोड़ के अगले लेजर पे बढ़ जाएंगे। देखिए डेटर में सर एक चीज मिस है, क्या, क्लोजिंग बैलेंस। $87,500 से, ठीक है। क्रेडिटर में सर 2 चीजें मिसिंग है, क्या क्या, एक तो आपका ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है और साथ में परचेज मिसिंग है, तो अभी वेट करते हैं। इन्वेंट्री में सिर्फ परचेज मिसिंग है, 272,500 से, तो बैलेंस क्रेडिटर का बैलेंस आ जाएगा 280 प्लस 46,000 माइनस 272,500, 53,500। आइए अब ये तीनों लेजर कंप्लीट हो गए, अब इनकी पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेटर की। सर ओपनिंग आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, 325 सर सेल में आ जाएगा। ये सेल आ गई सर, ये 87,500 क्लोजिंग बैलेंस आ गया, चेक कर लो जी सर, ओपनिंग है 102,500 ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर। चले जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। डेटर क्रेडिटर और इन्वेंट्री, आपका क्रेडिटर सर 53,500 ओपनिंग है, 46,000 क्लोजिंग है, और 272,500 आपकी परचेज है। ये आपका 46,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस है, और 53,500 सर आपका ओपनिंग बैलेंस है। चले जी सर, आइए इसके बाद बात कर लेते हैं इन्वेंट्री की। परचेज की पोस्टिंग हमने कर दी है, ओपनिंग क्लोजिंग सर ये आपका आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर और साथ साथ सर बैलेंस शीट के अंदर। ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री 62,500, और ये आपका आ जाएगा साहब ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री। आगे बढ़े, हाँ जी सर। देखिए बैंक बैलेंस का हमने बैलेंस लिख लिया। फिक्स्ड असेट सर, फिक्स एसेट की कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी तो लेजर बना लेते हैं। 7,500 ओपनिंग है, 9,000 क्लोजिंग है, ठीक है सर। सेल ऑफ फिक्स एसेट, बुक वैल्यू 2,500 से और आपका सेल प्राइस 1,750 से है, तो फिक्स एसेट डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ फिक्स एसेट डिस्पोजल अकाउंट आ जाएगा, 1,750 सेल हो गया, 750 का लॉस हो गया, तो पहले इसको क्लोज कर लें। हाँ जी, 1,750 सर आपके बैंक में आ जाएगा, और 750 सर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परचेज ऑफ फिक्स एसेट 5,000 से है, ठीक है, तो 5,000 आपका बैंक में आएगा,
चलिए जी 5000 अपना बैंक में आ गया। अब यहाँ देखिए सर 12,500 और ये आपका 11,500, तो 1000 का डेप्रिसिएशन आ गया बैलेंस फिगर, क्योंकि फिक्सेड कम हो रही, डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। तो 1000 डेप्रिसिएशन आपका कहाँ आएगा सर? P&L अकाउंट के अंदर। और कुछ? हाँ जी, फिक्सेड का ओपनिंग और क्लोजिंग लिखते हैं बैलेंस शीट के अंदर। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग आएगा आपका 7500 से, क्लोजिंग आपका 9000 से था, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 9000। ठीक, चलिए जी सर। चलिए इसके बाद देखिए एडिशनल कैपिटल ब्रोट इन, एक तो बैंक बढ़ जाएगा, एक आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो बैंक में सर आपका 5000 से कहाँ गया बैंक, ये रहा, और आपका बैलेंस शीट में एडिशनल कैपिटल आ गया। बिल्कुल ठीक है सर। इसके बाद सर एक्सपेंसिस पेड 49250 है, कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड नहीं है, तो एक तो आपका ट्रेडिंग P&L अकाउंट के अंदर आएगा, ट्रेडिंग नहीं P&L में आएगा, और एक आपका बैंक में आ जाएगा। पर्सनल ड्राइंग्स 25,000 से सर क्या करेंगे, एक तो बैंक कम हो जाएगा और एक आपकी कैपिटल में इसको एडजस्ट कर देंगे। और कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रखी, बस अब एक बार बैंक अकाउंट को क्लोज करते हैं और ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं। देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट में सर डिफरेंस आपका किस में आएगा सर? डिफरेंस अभी नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बैंक का बैलेंस निकालना पड़ेगा। ये देखिए सर, पहले बैंक क्लोज करेंगे, ओपनिंग बैलेंस आ गया और अब इसे क्लोज कर देंगे। और प्लीज़ ध्यान देना, ये क्लोजिंग बैलेंस आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई। ठीक, देखना हर चीज़ ठीक हो चुकी। हाँ जी, GP NP यहाँ आ जाएगा और ये आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। चले जी सर, आप अगर ऐसे प्रोसीजर फॉलो करोगे तो कभी गलती नहीं होगी, क्योंकि आप कोई भी आइटम मिस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर सर B, देखिए जल्दी से, ये आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन है। जितनी फेस वैल्यू का आप क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करेंगे, उतनी फेस वैल्यू के बराबर, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेश इशू करना पड़ेगा, या सर आपको फ्री रिजर्व यूज करके CRR क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रीमियम पे रिडीम करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे साहब, प्रीमियम रिडम्पशन को P&L अकाउंट के अंदर चार्ज कर देंगे। देखिए एक्चुअली क्या होता है, दो टाइप की कंपनी होती है। एक टाइप की कंपनी सर सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकती है फॉर द पर्पज ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसको राइट ऑफ करने के लिए। ठीक है सर, एक कैटेगरी कंपनी सिर्फ P&L अकाउंट यूज कर सकती है, तो हमारी स्टडी मैट कहती है कि हम केवल P&L अकाउंट यूज करेंगे। ठीक, द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 22। शेयर कैपिटल में आपका इक्विटी दे दिया सर, आपका प्रेफरेंस शेयर दे दिया। ठीक है, ये आपको कुछ रिजर्व दे दिए, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, और आपका P&L अकाउंट। जो CRR बनेगा साहब वो फ्री रिजर्व से ही बनेगा। ठीक, ऑन 1 April 22 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट प्रीमियम ऑफ 10% बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व। अपनी एंट्री पास करनी, तो हम पहली एंट्री क्या पास करेंगे सर? पहली एंट्री हम लोग पास करेंगे आपने प्रेफरेंस से रिडीम करनी। हाँ जी सर, तो इसके लिए सर हम क्या करेंगे, फ्रेश इशू करेंगे। फ्रेश इशू नहीं दे रखा सर, क्वेश्चन ने बोला है कि आपने क्या करना, एंट्री पास करनी रिडीम करने की, तो हम लोग क्या करेंगे साहब, इस केस में CRR यूज करेंगे। और ये बोल भी दिया सर, वैसे क्वेश्चन है ना, ऑन 1 April द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस एट ए प्रीमियम ऑफ 10% बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व। वैसे भी अगर ये लाइन ना लिखता ना क्वेश्चन, बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व, तो हम लोग क्या करते, पहले फ्रेश इशू चेक करते, फ्रेश इशू नहीं दे रखा तो हम CRR क्रिएट करेंगे। कितने CRR बनेगा देखिए सर, 337,500 की फेस वैल्यू से। ठीक, तो 225 जनरल रिजर्व यूज हो जाएगा, और P&L अकाउंट कितना यूज होगा सर, 112,500 से। आइए एंट्री करते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 337,500 से, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन सर 10% प्रीमियम पे ना, हाँ जी सर, आपका 33,750 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 371,250। ठीक, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 371,250, आपका जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 225, P&L अकाउंट डेबिट 112,500 टू सर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है सर, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने से, 33750 से। आइए एंट्री हम एक बार आपको टिक करा देता हूँ, ये प्रेफरेंस से रिडीम कर दिया, पेमेंट कर दी, ये आपने CRR क्रिएट कर दिया, और ये प्रीमियम को राइट ऑफ कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आपका कैश फ्लो का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पढ़िए जल्दी से क्वेश्चन।
एक दो प्यारी प्यारी सी बातें आपको क्वेश्चन स्टार्ट कराने से पहले बताता हूँ। अगर आपका इनडायरेक्ट मेथड है तो हम लोग क्या मान के चलते हैं कि जो प्रॉफिट है वो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी और कैश एक्टिविटी से है, इसलिए जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्टिविटी से एडजस्ट कर देते हैं। एक बात। दूसरी बात, हम प्रॉफिट कौन सा कंसिडर करते हैं? देखिए, हम बेसिकली प्रॉफिट कंसिडर करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स सर कैसे आएगा? सर वो आएगा आपका जो भी बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट है उसमें पहले ऐड बैक करेंगे जितनी एप्रोप्रिएशन है, उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स उसके अंदर ऐड करते हैं। ठीक। अब सर जो क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन में सर आपको बैलेंस शीट दे रखी है तो हम बेसिकली क्या करेंगे, प्रॉफिट का इंक्रीज डिक्रीज निकालेंगे और उसके अंदर सब कुछ एडजस्ट कर देंगे। क्योंकि सर जो बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट है ना वो आफ्टर ऑल काइंड ऑफ एप्रोप्रिएशन गया होगा। अगर क्वेश्चन में सर बैलेंस शीट नहीं दे रखी है और अलग से P&L अकाउंट दे रखा है तो हमेशा हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए साहब, ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जो प्रॉफिट है ये कब का है। आई मीन टू से प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, या प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन है। अगर नेट प्रॉफिट वर्ड लिखा है इसका मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर एनी काइंड ऑफ एप्रोप्रिएशन। अब अगर क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दे दी तो आप सब कुछ एडजस्ट करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट नहीं थी और आपने प्रॉफिट बाहर से उठाया है तो उस केस में सर सबसे पहले आप ये देखिए कि जो प्रॉफिट है आपका किस स्टेज का वो। अगर वो सर आफ्टर टैक्स है तो उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करेंगे, और अगर वो बिफोर टैक्स है सर उसमें हम कुछ भी फिर ऐड नहीं करेंगे। ठीक। फिर हम लोग सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्टिविटीज के अंदर एडजस्ट करेंगे। एक प्यारी सी बात और मैं आपको बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन में सर आपको बैलेंस शीट भी दे रखी है और प्रॉफिट अलग से भी दे रखा है तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ, तो आप एक काम कीजिए, बैलेंस शीट से प्रॉफिट उठा लीजिए ताकि आप उसमें सब कुछ एडजस्ट कर दो। ठीक। चलिए, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ H Limited for the year ending 31st March 22 and 31st March 21 is provided as। ये देखिए सर, ये आपकी ओपनिंग है, ये आपका क्लोजिंग है। प्लीज ध्यान देना, यहाँ पे इसने ओपनिंग बाद में दे रखा। ठीक। चलिए, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व आ गया, करंट लायबिलिटी आ गई, ट्रेड पेबल, इनकम टैक्स पेबल, आपका डिविडेंड पेबल। ठीक है, इसके बाद असेट साइड स्टार्ट हो गई है। ठीक है, द P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 22 डिस्क्लोज्ड। सर इसने अलग से प्रॉफिट भी हमें दे दिया है। मैं यहाँ पे हालांकि इस प्रॉफिट से भी आपको क्रॉस टैली करके दिखाऊंगा चीज़ें, लेकिन मैं प्रॉफिट सर बैलेंस शीट से लेना पसंद करूँगा क्योंकि हम उसके अंदर सब कुछ एडजस्ट कर देंगे। एक क्वेश्चन और उठेगा कि हमें कैश फ्लो क्वेश्चन कैसे करना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, उसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा अभी। ठीक। फर्दर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ₹1000 से। सर बिल्डिंग एडजस्टमेंट नंबर 1, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर्स, और उसके बाद सर कार की इंफॉर्मेशन दे रखी है। नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, परचेज इन्वेस्टमेंट, सोल्ड इन्वेस्टमेंट, 4 और 5 इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन। डिविडेंड पेबल, सर डिविडेंड की इंफॉर्मेशन है। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन है उसमें कई बच्चे क्या गलती करते हैं, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन को ना पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। पहले उसे कंप्लीट करेंगे, फिर इन्वेस्टिंग कंप्लीट करेंगे, फिर फाइनेंसिंग कंप्लीट करेंगे। बार बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है और कोई चीज़ मिस हो जाती है, इसलिए गलती हो जाती है। आपको मैं एक सिंपल सा प्रोसीजर बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे, अगर आपका डायरेक्ट मेथड है तो सर बैलेंस शीट की असेट साइड से लग जाएंगे, हर आइटम को सर आप क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करते चलेंगे, अगर उसकी एडजस्टमेंट वर्किंग नोट बना लेंगे। बेटा क्या होता है ना, क्वेश्चन को ना जब आप करते हैं ना कोई भी चैप्टर हो उसको कंट्रोल करना आना चाहिए सबसे पहले। ठीक। अगर इनडायरेक्ट मेथड है तो मैं क्या करूंगा साहब, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस लिखूंगा, उसके बाद सर असेट साइड से क्वेश्चन पे लग जाऊंगा। ठीक। आइए अब इस क्वेश्चन का हम एग्जाम में सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मैं पहले फॉर्मेट बना लूंगा। बना लिया फॉर्मेट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक। आइए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए P&L अकाउंट का बैलेंस जो 8000 से बढ़ के 9000 हो गया, तो मैं क्या करूँगा सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 1000 लिख दूंगा। ठीक। चलिए, इसके बाद मैं क्या करूँगा, असेट साइड से लग जाऊंगा। सर ये जो नीचे वाली इन्फॉर्मेशन है इसका क्या यूज है, अभी मैं इससे भी क्रॉस टैली कराऊंगा आपको, डोंट वरी। ठीक। असेट साइड से लग जाते हैं। सबसे पहले क्या, बिल्डिंग। सर 20,000 से घट के 19,000 की रही है। नोट नंबर 1 क्या कह रहा है,
डेप्रीसिएशन है सर बिल्डिंग पे 1000। इसका मतलब सर अगर हम 1000 का डेप्रीसिएशन चार्ज कर लेंगे तो ये टैली हो रहा है, हाँ जी। तो हमें कोई वर्किंग नोट नहीं बनाना, हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, 1000 का जो बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन है उससे मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा, बट क्या मेरा कैश कम हुआ होगा? नहीं। हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि जो ये प्रॉफिट है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी और कैश एक्टिविटी से, इसलिए हम क्या करेंगे 1000 डेप्रीसिएशन इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑन बिल्डिंग। आइए, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 1000, ठीक जी सर। आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर एंड फिक्सर्स सर, ये आपका 12,000 से इंक्रीज हो गया, हाँ जी। और क्वेश्चन ने आपको डेप्रिसिएशन के बारे में बोला है, तो हम एक काम करते हैं, फर्नीचर एंड फिक्सर्स का अकाउंट बना लेते हैं। बीडी कितने से सर? 22,000 से। और सीडी कितने से सर? 34,000 से। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया सर? 2,000 का। इसका मतलब सर बैलेंस क्या आ गया सर? बैलेंस आपका 14,000 की परचेज आ गई है। तो ये 2,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर देंगे और 14,000 सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे, ये देखिए। और ये 2,000। आगे बढ़ते हैं, कार की बात करते हैं। देखिए सर, कार में 9,000 का इंक्रीमेंट है और कार की इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। अगर डिक्रीज होता है डेप्रिसिएशन होता है, इसका मतलब सर डेप्रिसिएशन भी है और कुछ इंक्रीमेंट भी है, परचेज वगैरह भी है। तो कार पे सर 16,000 और आपका 25,000। चले जी सर, देखिए क्या लिखते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन कार फॉर द ईयर 5,000 से, ठीक है। आगे देखिए, वन कार वाज डिस्पोज ड्यूरिंग द ईयर फॉर 3,400 हुज डब्ल्यूडीवी कितने से? 2,000 से। तो सर 2,000 हम लोग क्या करेंगे, कार डिस्पोजल, और कार डिस्पोजल जब बनाएंगे तो 2,000 यहाँ आएगा। हमने 3,400 का उसे बेच दिया, 1,400 का हमें फ़ायदा हो गया। आइए एक एक करके बात करते हैं। देखिए सबसे पहले सर, ये जो 3,400 हमने बेचा है ये कैश आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हाँ जी। 1,400 का प्रॉफिट हुआ है सर, इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, ठीक है। बट क्योंकि सर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इसलिए हम क्या करेंगे सर, उसको माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार। और 3,400 की कार बेच दी, ठीक है। अब यहाँ पे कार के लेजर में जो डिफरेंस है ये आपका 16,000 की परचेज आ जाएगी, माइनस कर देंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, बिल्कुल ठीक है। और 5,000 सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर देंगे। 5,000 सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर दिया, डेप्रिसिएशन, ठीक है। और आपका 16,000 से सर परचेज ऑफ कार आपका माइनस कर दिया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट असेट में देखिए, अच्छा उससे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है सर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के दो एडजस्टमेंट दे रखे, तो लेजर बना ले जी सर। देखिए आपका 28,000 का ओपनिंग बैलेंस है और 32,000 का क्लोजिंग बैलेंस है। परचेज इन्वेस्टमेंट फॉर रुपीज 6,000, लो जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस कर देंगे। सोल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर 10,000 और उसकी कॉस्ट 2,000 से थी, तो 10,000 से सर सेल आएगी, 8,000 का प्रॉफिट ऑन सेल आ जाएगा। लेजर का बैलेंस आपका टैली है, ठीक है। तो 10,000 इन्वेस्टिंग में ऐड कर देंगे, 8,000 ऑपरेटिंग में से माइनस कर देंगे और 6,000 सर माइनस कर देंगे इन्वेस्टिंग से, ये लो जी। और ये आपका 8,000। आगे बढ़े, हाँ जी सर। देखिए इन्वेंट्री 8,000 से बढ़ के 14,000 की होगी, इसका मतलब आपका प्रॉफिट जो 6,000 से बड़ा होगा, जबकि कैश नहीं बढ़ा होगा, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, -6,000 इन्वेंट्री। आपके ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए, इसका मतलब क्या है सर, जो आपका प्रॉफिट है उसमें सेल का इम्पैक्ट आया होगा, हाँ जी। अगर सेल के बराबर कलेक्शन हो जाता तो ये बराबर होता सर, आपका अमाउंट बढ़ के आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका कलेक्शन कंपैरेटिवली कम हुआ है। बट आपने सेल का पूरा इम्पैक्ट ले लिया, 2,000 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सर आपका कैश एंड बैंक है, हाँ जी सर। 17,000 से ओपनिंग है, 12,000 से क्लोजिंग है, टिक कर लेते हैं। चलिए अब चलते हैं लाइबिलिटी साइड। इक्विटी शेयर कैपिटल में 20,000 का सर आपका इंक्रीमेंट है, इसका मतलब क्या, इशू किया आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एज ए इनफ्लो।
चले बिल्कुल सर, आइए सर। रिजर्व में P&L अकाउंट का बैलेंस हमने ले लिया है, ठीक है। ट्रेड पेबल सर 5000 से बढ़ के 8000 हो गया। इसका मतलब क्या है, जितने की परचेज है हमने उसका इम्पैक्ट P&L अकाउंट के अंदर लिया है। अगर पेमेंट उसके बराबर होती या उससे ज़्यादा होती साहब, तो क्या होता, देखिए अगर पेमेंट बराबर होती, जितने की परचेज है उतनी पेमेंट होती, तो ये बैलेंस बराबर आ रहा होता। पेमेंट ज़्यादा होती तो बैलेंस कम आ रहा होता, माइनस कर देते सर। अब ये बैलेंस बढ़ गया, तो पेमेंट कम हुई है बट खर्चा ज़्यादा चार्ज कर लिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे साहब 3000 से। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। आगे चलते हैं, इनकम टैक्स पेबल 2000 का ओपनिंग है, 3000 का क्लोजिंग है। लेजर बनाते हैं, 2000 ओपनिंग, 3000 क्लोजिंग। क्वेश्चन ने हमें बोला है कि आपका इनकम टैक्स का प्रोविजन 3000 से है। लो जी, तो 2000 आपने पे कर दिए, 2000 को ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस कर देंगे और 3000 को सर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। लो जी, 3000 हमने क्या किया, ऐड कर दिया और 2000 माइनस कर दिया। चले जी सर, आइए इसके बाद बात करते हैं। देखिए डिविडेंड पेबल सर आपका ओपनिंग 2000 से, क्लोजिंग 4000 से है। क्वेश्चन ने कुछ कह रखा, हाँ डिविडेंड आपने पे कर दिया ड्यूरिंग द ईयर ना, तो 2000 आपका ओपनिंग है, 4000 आपका क्लोजिंग है। ओपनिंग आपने पे कर दिया, ये आपने P&L अकाउंट में चार्ज कर लिया, तो ये 2000 आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। और जो 4000 सर, इसे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट के साथ ऐड कर देंगे। ये आपका बन जाएगा PAT 5000 से, और 3000 सर आपका प्रोविजन फॉर टैक्स था 8000 आ जाएगा। अगर आप अच्छे से सर इन क्वेश्चनों को हैंडल कर सकते हैं, तो आप एक काम करना, फिर ये प्रॉफिट आप डायरेक्ट उठा लेना और इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड का एडजस्टमेंट मत करना। अदरवाइज बेस्ट क्या रहेगा, बैलेंस शीट से आप प्रॉफिट उठाओ और उसमें सब कुछ एडजस्ट कर दो। 8000 आ गया, देखिए सर ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये बैलेंस आ गया, ये बैलेंस आ गया और ये आपके फाइनल बैलेंस आ गए। और इसी के साथ सर ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। क्वेश्चन 5 का बी पढ़िए जल्दी से। ये क्वेश्चन आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं। ओमेगा लिमिटेड लिस्टेड कंपनी, जो लिस्टेड कंपनी होती है सर, उसको DRR मेंटेन नहीं करना, लेकिन हाँ उसको इन्वेस्टमेंट जरूर मेंटेन करनी है, विच इज इक्वल टू 15% ऑफ द डिवेंचर। अगर DRR की बात करें साहब, तो नॉन लिस्टेड कंपनी के केस में आपका 10% है। issued 455% debenture on 30th September 20, on which interest is payable half yearly on 31st March and 30th September. सर जो इंटरेस्ट पेबल है वो कब है, हाफ ईयरली है, 31st मार्च और 30th सितंबर को। आपका चैप्टर चाहे इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर का हो या आपका रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का चैप्टर हो, आपको हमेशा डायग्राम बनाना चाहिए, क्योंकि सर जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है ना, वो ड्यू डेट से लेकर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तक आएगी या फिर ईयर एंड तक आएगी, और उसमें कई बार गलती हो जाती है, इसलिए बेस्ट क्या होता है, सब डायग्राम बनाइए। द कंपनी हैज पावर टू रीपरचेज डिवेंचर इन द ओपन मार्केट फॉर कैंसिलेशन देयरऑफ ऑन 31st December 20. Investment made for the purpose of redemption were 67,500. The following purchases were made during the year ended 31st December 22 and the cancellation were made on the same date. अब मैं इस लाइन को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ, इससे पहले एक बार डायग्राम बना लेते हैं। अपना ईयर एंडेड कौन सा है सर, कैलेंडर ईयर है और 22 है, 1 जनवरी 22, 31 दिसंबर 22, ठीक है। देखिए the following purchases were made during the year ended 31st December 22 and the cancellation were made on the same date. जब भी सर आप क्या करेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का क्वेश्चन करेंगे या आप इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर का क्वेश्चन करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक तो आप ईयर एंड आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद सर ड्यू डेट आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद से फिर ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग करेंगे, ठीक। ड्यू डेट आपकी 31 मार्च है और ड्यू डेट आपकी 30th सितंबर है। आइए अब मैं इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने क्या किया ड्यूरिंग द ईयर ना, ये ओन डिवेंचर परचेज कर लिए। अब सर यहाँ पे ना दो केस बन सकते हैं। केस नंबर 1, हमने ओन डिवेंचर परचेज किया और इमीडिएट कैंसिल कर दी है, उस केस में हम लोग एंट्री पास करेंगे डिवेंचर अकाउंट डेबिट फेस वैल्यू से टू बैंक अकाउंट, जो भी प्राइस होगा,
और जो डिफरेंस है सर आपका गेन और लॉस ऑन कैंसिलेशन आ जाएगा। और डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, ठीक जी सर। सर एक केस ये बनता है कि हमने क्या किया, ओन डिवेंचर परचेज किए और सेम डेट पे कैंसिल किए। अगर क्वेश्चन ऐसा लिख रखा कि ऑन डिवेंचर परचेज किया और सेम डेट पे कैंसिल किया, इट मींस क्या कि हमने पहले ऑन डिवेंचर परचेज किए फिर उसको कैंसिल किया, तो यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन हो जाएगी। पहले क्या करेंगे हम लोग, ओन डिवेंचर परचेज करने की एंट्री पास करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर या ओन डिवेंचर टू बैंक कोस्ट प्राइस पे, ठीक, और इंटरेस्ट टू बैंक इसी के साथ आ जाएगा। और इसके बाद सर हम लोग क्या करेंगे, ओन डिवेंचर को कैंसिल करेंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट ओन डिवेंचर, डिवेंचर से डेबिट करेंगे फेस वैल्यू से, और ओन डिवेंचर क्रेडिट करेंगे सर जो भी आपकी कॉस्ट है, ठीक। डिफरेंस आपका गेन और लॉस ऑन कैंसिलेशन आ जाएगा। एक बड़ी प्यारी सी बात और सुनना यहाँ पे, आपका जो ट्रांजेक्शन प्राइस है सर, अगर वो कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन है तो हम क्या करेंगे, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे। आई मीन टू से इंटरेस्ट हम ड्यू डेट से लेके सर डेट ऑफ परचेज तक का पे करे ही करेंगे। अब आपका जो ट्रांजेक्शन प्राइस है अगर वो कम इंटरेस्ट है तो हम क्या करेंगे सर, ट्रांजेक्शन प्राइस में से इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस कर देंगे। अदरवाइज से ट्रांजेक्शन प्राइस अगर इंडिपेंडेंट है, एक्स इंटरेस्ट है, तो सिर्फ ट्रांजेक्शन प्राइस ही एज इट इज लिख देंगे, ठीक। इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी ट्रांजेक्शन कम इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट है, आप हमेशा क्या करें, इंटरेस्ट का अमाउंट पे करे ही करेंगे। चले आगे जी सर। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि ट्रांजेक्शन कम इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट है, हम क्या मान के चलेंगे सर, जो ट्रांजेक्शन है वो एक्स इंटरेस्ट, ठीक। 1 मार्च को यहां पे 75,000 के नॉमिनल वैल्यू के किस रेट पे, 74,175 पे एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। 1 सितंबर को 60,000 के आपका 60,375 पे कम इंटरेस्ट। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉप द फॉलोइंग अकाउंट अप टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन, ठीक है। डेट ऑफ कैंसिलेशन तक आपने सर ये अकाउंट बनाने, पहला डिवेंचर अकाउंट, ओन डिवेंचर अकाउंट। क्वेश्चन में डिवेंचर इंटरेस्ट का अकाउंट नहीं मांग रखा, ठीक। तो अपना ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा डिवेंचर अकाउंट कितने से, 5% 450 से। अगर डिवेंचर इंटरेस्ट का अकाउंट भी मांगते हैं तो हम क्या करते साहब, 3 मंथ का इंटरेस्ट एक्यूड इंटरेस्ट के नाम से दिखाते साहब, ठीक। क्यों सर, क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट जो पे हुआ होगा आपका 30 सितंबर को पे हुआ होगा, और लास्ट ईयर जब आपने अकाउंट क्लोज किए होंगे तो 31 दिसंबर 21 को आपने क्या किया, एक्यूड इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया होगा, ठीक। अब अपना पूरा क्वेश्चन सर डायग्राम पे है। 75,000 के 74,175 पे आपने क्या किया, डिवेंचर परचेज किया, तो हम एंट्री करेंगे ऑन डिवेंचर टू बैंक कितने अमाउंट से सर, 74,175 से, क्योंकि एक्स इंटरेस्ट है, और अलग से इंटरेस्ट भी पे करेंगे। इंटरेस्ट कितना पे करेंगे, 75,000 का 5%। अब ये देखिए साहब, जिस भी व्यक्ति से हमने 1 मार्च को डिवेंचर परचेज किए उसको कंपनी ने लास्ट टाइम ब्याज कब पे किया होगा सर, 30 सितंबर को, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा सर। ये आ जाएगा आपका 1562.5 है, तो 1563 कर लेते हैं, ठीक है जी सर। ये देखिए, और इसके बाद हमने क्या किया होगा साहब, ओन डिवेंचर को कैंसिल किया होगा। एंट्री क्या करेंगे, डिवेंचर अकाउंट टू ओन डिवेंचर, डिवेंचर फेस वैल्यू से, और जो डिफरेंस है सर वो आपका आ जाएगा गेन ऑन कैंसिलेशन, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, ठीक। चलिए, इसके बाद सर इस क्वेश्चन में 31 मार्च को टेक्निकली क्या होना चाहिए सर, टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो 450 या कंसेप्चुअली बोल सकता हूँ मैं, 450 माइनस 75, 375 पे सर 6 मंथ का इंटरेस्ट पे होना चाहिए। बट क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए सर इस एंट्री को इग्नोर कर रखा, इस अमाउंट को इग्नोर कर रखा, ठीक। चलिए, इसके बाद सर ट्रांजेक्शन कब हुई है सर, अपना 1 सितंबर को, तो हम एंट्री क्या करेंगे, ऑन डिवेंचर टू बैंक 60,000 से, ठीक है। इंटरेस्ट कितना आएगा, 60,000 का 5%, 5 मंथ का 1250 से, बिल्कुल ठीक है। और सर कॉस्ट आएगी 60,375 माइनस 1250, 59,125 से, ठीक। ये इन्होंने यहाँ पे डेज वगैरह में कैलकुलेट कर, इसलिए राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ गया। ये सर आप डिवेंचर कैंसिल कर देंगे, ये प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन आ गया, एक क्लोजिंग बैलेंस आ गया, और ये डिवेंचर इंटरेस्ट पी&एल अकाउंट के अंदर चला गया। सर अगर क्वेश्चन में डिवेंचर इंटरेस्ट का लेजर मांग रखा होता तो हम क्या करते सर, 30 सितंबर को इंटरेस्ट पे करते 315 पे, और फिर सर 3 महीने का एक्यूड इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हैं। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट आपका, ये क्वेश्चन AS10 का क्वेश्चन है, पढ़िए जल्दी से। देखिए क्या लिखता है, P Limited is installing a new plant at its production facility. It has incurred these costs. Please advise P Limited on the cost that can be capitalized in accordance with AS10. देखिए साहब, कॉस्ट ऑफ द प्लांट बिल्कुल आ जाएगा साहब, कॉस्ट पर सप्लायर इनवाइस प्लस टैक्सेस। हाँ, अगर टैक्स का कोई रिफंड होता तो हम उसमें से माइनस कर देते। क्वेश्चन है सर, ना तो ये बताया कि रिफंड है या नहीं है, रिफंडेबल टैक्स है या नहीं है, और साथ में सर अमाउंट भी दे रखा है। चलिए, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट सर डायरेक्ट कॉस्ट बिल्कुल आ जाएगी, क्योंकि AS10 के अकॉर्डिंग एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड विच इज नेसेसरी, वर्डिंग सुनना ध्यान से, विच इज नेसेसरी टू ब्रिंग दिस at its present location and condition and capable to be operating in the manner as intended by the management. Cost of site preparation सर आ जाएगी कॉस्ट में। कंसल्टेंट यूज्ड फॉर एडवाइस ऑन द एक्विजिशन ऑफ द प्लांट बिल्कुल आ जाएगा सर। एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड आफ्टर 7 ईयर, एक्चुअली ना यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू वर्ड आएगा, आ जाएगा अमाउंट। ऑपरेटिंग लॉस सर नहीं आता, डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं है, तो आप क्या करेंगे साहब, ये देखिए ऑपरेटिंग लॉस को छोड़ के बाकी सारी कॉस्ट कैपिटलाइज कर देंगे। चलिए 6 का भी क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपका मैनेजर रेम्युनरेशन का क्वेश्चन है। मैनेजर रेम्युनरेशन सर दो तरीके से कैलकुलेट होता है, एक अगर कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट है और एक अगर कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है। अगर कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं तो उसके समय हम लोग क्या करते हैं, इफेक्टिव कैपिटल निकालते हैं। और अगर इफेक्टिव कैपिटल सर लेस देन 5 करोड़ है या फिर आपका नेगेटिव भी है तो उसके समय हम लोग क्या करते हैं साहब, जो मैक्सिमम मैनेजर रेम्युनरेशन होता था वो होता आपका 60 लाख पर एनम। कितना होता है, 60 लाख पर एनम। चलिए जी सर, देखिए के लिमिटेड इज ए नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी। अगर नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी तो हम लोग क्या करेंगे, इफेक्टिव कैपिटल निकालते हुए इन्वेस्टमेंट में माइनस कर देंगे। एंड हैज बीन इनकरिंग लॉसेज फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, सर उसे पास्ट फ्यू ईयर से क्या है, कुछ लॉसेज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सर क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई कर रहा है कि कंपनी पास एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं, इफेक्टिव कैपिटल के बेस पर अपने रेवेन्यूशन निकालना। द कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द करंट ईयर, एक बार रिक्वायरमेंट भी देख लेते हैं। के लिमिटेड हैज ओनली वन होल टाइम डायरेक्टर मिस्टर कुमार, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द amount of maximum remuneration that can be paid to him as the provision of the Company Act if no special resolution is passed at the general meeting of the company in respect of the payment of remuneration। तो हम लोग पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इफेक्टिव कैपिटल चेक करेंगे। देखिए इफेक्टिव कैपिटल के अंदर क्या क्या आएगा, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगी, पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगी। रिजर्व में सर आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा, तो ये बैलेंस कितने से आ जाएगा आपका 315 से। सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, आपका लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा, डिपॉजिट रिपेबल आफ्टर 1 ईयर आ जाएगा, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं आएगा, एक्यूमुलेटेड लॉसेज माइनस कर देंगे क्योंकि ये नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी इसलिए इन्वेस्टमेंट भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। आइए 270 प्लस आपका 45 प्लस 315 प्लस आपका 90 प्लस आपका 90 प्लस 45 माइनस 45 माइनस 405। ये देखिए सर 405 लाख, मतलब आपका 405 लाख है, 4 करोड़ आपकी इफेक्टिव कैपिटल आ गई है। अगर इफेक्टिव कैपिटल सर आपकी 5 करोड़ से कम है तो मैक्सिमम रेवेन्यू सर आप कितना देंगे सर, 60 लाख पर एनम। ठीक जी सर। चलिए इसी के ऑप्शन में एक क्वेश्चन और है, पढ़िए जल्दी से क्वेश्चन। देखिए क्या लिखता है, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ मधु लिमिटेड एज एट 31 मार्च 22। ऑथराइज कैपिटल आ गई, इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल आ गई, रिजर्व एंड सरप्लस के बैलेंस आ गए। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सर आपने एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है। ये क्वेश्चन सर आपका बोनस शेयर का क्वेश्चन है। देखिए जब आप बोनस शेयर इशू करते हैं, मतलब कंपनी बोनस शेयर इशू करती है, तो सबसे पहले कैसे यूज करेगी, CRR को, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व इफ रियलाइजिंग कैश, उसके बाद सर जनरल रिजर्व, उसके बाद P&L अकाउंट। ठीक जी सर। सर बोनस शेयर फुली पेड अप शेयर होल्डर को इशू होता है। देखिए क्या लिखता आगे, ऑन 1 अप्रैल 22 द कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल एट ₹2 ईच ऑन 4,05,000 इक्विटी शेयर। द कॉल मनी वाज रिसीव्ड बाई 20 अप्रैल। तो यहाँ पे सर क्या एंट्री आएगी,
शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 8,10,000 से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 8,10,000 से। आगे लिखते हैं, देयर आफ्टर द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड बाय यूटिलाइजिंग द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू द मिनिमम एक्सटेंट। ये बात ना भी लिखता है ना, हम पी एंड अकाउंट को सबसे लास्ट में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर बोनस शेयर कितने से आएगा, देखिए ये फुली पेड अप शेयर हो गए, हाँ जी, आपका 4,05,000 इंटू 1/4, तो आप कितने बोनस शेयर इशू करेंगे सर? हम लोग बोनस शेयर इशू करेंगे 1,01,250, ठीक। तो एंट्री क्या पास करेंगे सर? सबसे पहले देखिए, हमें 10,12,500 के रिजर्व यूज करने हैं। पहले यूज करेंगे CRR 180 से, तो 180 का CRR यूज हो गया, हाँ जी। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम 112,500, उसके बाद जनरल रिजर्व 540 से, उसके बाद सर आपका 180 से क्या आएगा, P&L अकाउंट आ जाएगा। टू बोनस शेयर टू इक्विटी, मतलब बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोनस टू शेयर होल्डर और बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये देखिए यहाँ पे ना कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सर इन्होंने सिक्योरिटी प्रीमियम पहले लिख दिया। बेटा देखिए, जब इन्होंने ना रिजर्व सेलेक्ट किए होंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम CRR के बाद ही सेलेक्ट किया होगा, ठीक है, इसलिए आप इसके बाद ही लिखें। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट देखते हैं, आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 360 आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल सर आपसे कितने से आ जाएगा सर? 40,50,000 एक आ गया, प्लस 10,12,500 सर, 5,06,250 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, और हाँ हम ब्रैकेट में लिख देंगे 1,01,250 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इशूड एज बोनस शेयर ड्यूरिंग द ईयर, या ऐसा लिख सकते हैं साहब, आउट ऑफ द अबव, ठीक। 1,01,250 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इशूड एज बोनस शेयर, क्योंकि शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है कि अगर कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो उसे क्या करना पड़ेगा, 5 साल तक डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक। चलिए, जनरल रिजर्व का बैलेंस नील हो गया, CRR का बैलेंस नील हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस आपका नील हो गया, P&L अकाउंट 180 यहां से कम हो जाएगा तो 720 आ गया। ये देखिए, चलिए जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका AS 16 का क्वेश्चन है। AS 16 ये कहता है कि अगर बोरोइंग स्पेसिफिक बोरोइंग है तो उस केस में आप क्या करेंगे, एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे एज रिड्यूस्ड बाय एनी टेम्परेरी, अगर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम है तो उसे आप क्या करेंगे साहब, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट में से माइनस कर दें, ठीक। अगर बोरिंग की नेचर कैसी, स्पेसिफिक बोरिंग है। वी लिमिटेड बोरोड एन अमाउंट ऑफ ₹150 करोड़ ऑन 1 अप्रैल 21 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉयलर प्लांट। सर यहाँ पे देखिए ये स्पेसिफिक नेचर की बोरोइंग होगी है, ठीक, एट द रेट 10% पर एनम, तो आपकी एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट सर 15 करोड़ आएगी। The plant is expected to be completed in 4 years. Since the weighted average cost of capital is 13%, the accountant of V Limited capitalized 19.5 crore for the accounting period ending 31st March 22. सर ये जो कह रहा है ना, इसने पता क्या किया अकाउंटेंट साहब ने, जनरल बोरिंग का रेट लगा दिया, जबकि तो स्पेसिफिक बोरिंग है। ड्यू टू सरप्लस फंड आउट ऑफ 150 करोड़ एंड इनकम ऑफ 1.5 करोड़ वाज अर्न एंड क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। ये भी गलत कर दिया साहब इसने, 1.5 हम इसमें से माइनस करेंगे तो 13.5 आप लिखेंगे कि अगर टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम आती है आउट ऑफ द फंड इन्वेस्टेड फ्रॉम द स्पेसिफिक बोरोइंग, तो उसे आप क्या करेंगे, एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट में से माइनस करेंगे, वो P&L अकाउंट के अंदर नहीं जाएगा। तो सर यहाँ पे आपका 13.5 क्या आ जाएगा सर, बोरोइंग कॉस्ट आ जाएगी, जिसे आपने क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेमवर्क का क्वेश्चन है, और आपका AS1 का भी कह सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन AS1 से भी आती है, ठीक। बाकी आपका फ्रेमवर्क के अंदर भी दे रखी। विद रिगार्ड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेम एनी 4, कोई 4 बताने आपने, यूजर्स बताइए 4। सर आपका शेयर होल्डर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, पोटेंशियल इन्वेस्टर हो गया, सर आपका लोन देने वाला हो गया, आपका सर सप्लायर हो गया, आपका एम्प्लॉय हो गया, आपका सर गवर्नमेंट हो गया, पब्लिक होगी, ठीक है। चलिए, कस्टमर हो गया। क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक, सर इसके अंदर क्या क्या आएगा, अंडरस्टैंडेबिलिटी आएगी, कंपैरेटिबिलिटी आएगी, आपका रेलिवेंस आएगा, रिलायबिलिटी एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा।
एलिमेंट क्या आएगा सर? असेट लायबिलिटी, इनकम ऑब्लिक गेन, एक्सपेंडिचर ऑब्लिक आपका लॉस और इक्विटी। व्हाट आर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन? सर आपका एक्रूअल बेस, गोइंग कंसर्न और कंसिस्टेंसी। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ अपना MTP 1 खत्म होता है। एक बार फिर से मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। अकाउंट और एडवांस अकाउंट के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखा है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। RTP वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है, और जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगी। उन वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, इस बार एग्जाम बार